इस लौंडे को देख रहे हो? हाँ हाँ, यही वाला, यही है अपना कहानी का मेन कैरेक्टर अमन। और ये एक इमोर्टल सवरेन है। आई मीन थोड़ी देर पहले से तो था ही, क्योंकि सेलेस्टियल रिलम में ब्रेक थ्रू करते वक्त भाई की फील्डिंग सेट हो गई और भाई हो गया इनर डेमन का साथ। फिर होना क्या था, भाई डिवाइन ट्रिबुलेशन में मर गया। लेकिन अगर हीरो यही मर गया फिर तो भाई मुझे व्यूअर्स गाली दे देंगे। तो चलो करते हैं भाई का कमबैक। खाओ माँ कसम। अब हो जाते हैं भाई अपना पास में, यानी कि जुलाई 2007 में हम देखते हैं एक बस का सीन। वहाँ पे अपना एमसी का आंख खुलता है और वो अपने मन में सोचता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। ये तो वही बस है ना जिसमें मैं अपने सीनियर ईयर में समर वेकेशन पे जा रहा था, सिसुई काउंटी से जोजो में। लेकिन भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो डिफेंड ट्रिबुलेशन से रहा था ना। क्या मैं वापस आ गया क्या जिनेक्स भाई ने मेरा कमबैक करवा दिया है क्या? चलो अब मैं एर्थ में आ चुका हूँ, वो भी टीनेजर के रूप में। तो चलो पहले मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे कह के वो बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है ये ट्रिबुलेशन का इनर डेमन नहीं है, बल्कि मैं सच में शायद वापस आ चुका हूँ। और अभी मैंने मेरे सारे सुपरनेचुरल पावर और प्राइमोडियल स्पिरिट और दाव हार्ट, इवन मेरे मैजिक ट्रेजर्स और वेपन्स भी खो दिया हूँ। अभी मैं एक ऑर्डिनरी मोर्टल बन चुका हूँ जिसको कि बुलेट से भी इजीली मारा जा सकता है। लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। इस लाइफ में मैं अच्छे से कल्टीवेट करूंगा और सुप्रीम डाव फाउंडेशन बनाऊंगा। अब तुम्हारा भाई लेगा खून का बदला खून से और कोई भी रिग्रेट नहीं रखूंगा। अभी हम जो में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस सिटी से गए हुए मुझे बहुत लंबा समय हो चुका है। तभी उसके फोन में कॉल आता है तो अपना एमसी फोन को उठाता है। तो हम देखते हैं उसमें उसके मॉम की कॉल आई होती है। तो अपना एमसी कहता है ये तो मॉम का कॉल है। ऐसा कह के वो कॉल उठाता है तो उसकी मम्मी कहती है हेलो अमन, तुम्हारी आंटी प्रोबेबली तुम्हें सेशन के बाहर इंतजार कर रही होगी, तो तुम्हें जो में अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपना एमसी उनकी बात सुन के रोने लगता है और अपने मन में सोचता है मैं इनकी वॉइस तब से नहीं सुना हूँ जब से ये मेरे पास लाइफ में मारी गई थी। फिर अपना एमसी उनसे कहता है आपको चिंता नहीं करना चाहिए मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखो। तो उसकी मम्मी कहती है ऑल राइट, ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? तो अपना एमसी कॉल काट देता है, ठीक है मम्मी कह के। फिर तभी बस में अनाउंस होता है कि सभी पैसेंजर्स अपना लगेज उतार लीजिए, हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं अपना एमसी बस से उतर चुका होता है और वो अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहता है बस सच में वापस आ चुका हूँ और अभी मैं 17 साल का बन चुका हूँ। अभी मुझे इस मोर्टल वर्ल्ड में इसके रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा, लेकिन इस लाइफ में मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा। फिर हम देखते हैं कुछ लोंडे लड़कियों को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं दो लड़कियां रेड कार के सामने खड़ी होती है। उसमें से वो छोटी लड़की कहती है मम्मी आखिर वो कब आएगा, उसको कॉल करो और बोलो कि जल्दी आए वो। तो उसकी मम्मी कहती है तुम कितना ज्यादा इम्पेशेंट हो लड़की, वो 10 मिनट में आता ही होगा। तो वो लड़की उनकी बात सुन के अपने मन में सोचती है मैं आज स्टारबक्स जाने की सोच रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे 10 मिनट से बाहर खड़ी हूँ, इससे अच्छा है कि मैं कार में जाके ठंडी हवा का मजा लूं। ऐसा कह के वो कार के पास चली जाती है और अपने मन में सोचती है मॉम तो मुझे उससे सेट करवाना चाहती है, मैं इस बात पे बेट कर सकती हूँ कि वो एकदम गाँव वाला लड़का होगा, तो मैं उससे कैसे सेट हो जाऊँ। फिर हम तभी सुनते हैं अपना एमसी का आवाज। वहाँ पे अपना एमसी अमन कहता है आंट आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। तो वो लड़की भी रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कार के अंदर का सीन। वो लड़की और अपना एमसी दोनों कार के अंदर बैठे होते हैं। वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है अमन इसे तो मैं बस एक फ्रेंड की तरह देख रही हूँ, वो तो ली चैन या फिर उसके दोस्तों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये उनका कोई भी मैच नहीं है। फिर अपने एमसी के आंटी कहती है अमन मेरी बेटी भी अभी सीनियर हाई स्कूल में जाने वाली है, तो तुम स्कूल में उसका ध्यान रखना, ठीक है? तो अपना एमसी कहता है वो मेरी बहन की तरह है आंटांग, तो आप चिंता मत करो, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा कह के अपना एमसी अपने मन में सोचती है ये वही लड़की है रिया, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके द्वारा मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूँ और ग्रेजुअली मैं उसको भूल भी गया और उसका नाम है रिया। फिर अपना एमसी कहता है रिया अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी तो तुम मेरे पास आ जाना। तो रिया कहती है गुड, तो अपनी बात को भूलना मत, ठीक है? ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है मेरे फादर एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल है और मेरी मम्मी 10 मिलियन की एक कंपनी चलाती है, तो मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए होगी। फिर अपने एमसी की आंटी कहती है वेल अभी हम तुम्हारे अपार्टमेंट में जाएंगे, उसके बाद हम हमारे घर पे जाएंगे लंच के लिए, ठीक है? फिर वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर आंटी कहती है लेक साइड कम्युनिटी यांगुई लेक के पास है और ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये तुम्हारे स्कूल से बस 10 मिनट के दूरी पे है। ऐसा कह के वो लोग अंदर आ जाते हैं और आंटी कहती है इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम है और एक सिटिंग रूम है और मुझे बताओ इसका डेकोरेशन कैसा है, क्या तुम्हें पसंद है? तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझसे बहुत ज्यादा काइंड हो। ऐसा सोच के वो कहता है आपका शुक्रिया आंटी। तो आंटी कहती है तुम्हारे मम्मी ने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं तुम्हें अपना बेटे की तरह पालूंगी। ऐसा कह के वो अपने एमसी के हाथों को पकड़ती है और आगे ले जाती है और कहती है चलो मेरे घर पे चलते हैं लंच के लिए। लेकिन हम पीछे देख रहे होते हैं रिया को, उसको वो सब पसंद नहीं आ रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है ये लोग तो घुल मिल गए। फिर सीन्स शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो तीनों दूसरे विला के सामने आ चुके होते हैं और वो होता है लोंगजिंग विला। आंटी कहती है हम यहाँ पे पहुंच गए। यांगकुई विला के अलावा ये जो में मोस्ट फेमस जगह है और वो है युनहो माउंटेन। वैसे हमारे नाइवर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन रियल हाई ग्रेड का लग्जरी हाउस वहाँ पे युनहो माउंटेन के हिल साइड में है। लेकिन
मेरा घर भी काफी है ना। यूनो माउंटेन का विला गॉर्जियस है, लेकिन मैं वहाँ पे रहने का इतना भी ज्यादा सपना नहीं दिखती। तो अपना एमसी कहता है अगर आपको सच में वो जगह पसंद है तो जब मैं फ्यूचर में पैसे कमाऊंगा तो मैं आपके लिए खरीद दूंगा। आप वहाँ पे रह के आराम से सी का मजा ले सकते हैं या फिर बादलों को देख सकते हैं सुबह सुबह। ये बात सुन के आंटी कहती क्या? ऐसा कह के वो हंसते हुए कहती है ग्रेट, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी और मैं वहाँ पे तुम्हारे मदर को भी ले जाऊंगी, हम वहाँ पे साथ साथ रहेंगे। तो वो चीज देखे रिया एकदम बुरा सा शकल बना रही होती है। वो मन में सोच रही होती है ये तो फेंकू निकला। फिर हम देखते हैं वो लोग घर में अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं रिया के फादर बैठे होते हैं। वो कहते हैं आगे कौन सा फनी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें हंसते हुए सुना हूँ बाहर। तो अपना एमसी उनको देख के कहता है हेलो अंकल जियांग। तो आंटी कहती है अमन यहाँ पे बैठ जाओ, मैं किचन जा रही हूँ कुछ खाना लेने के लिए, मैं जल्दी आऊंगी। तो हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे बैठ जाता है अंकल के पास। फिर कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लोग खाने के टेबल पे बैठे होते हैं। रिया के पापा अपने एमसी को देखे अपने मन में सोच रहे होते हैं मैंने अभी अच्छे से अमन के साथ बात किया, वो एक इडियट है और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब है, वो तो एक लूजर है और वो रिया के लिए सही नहीं है। इधर अपना एमसी सोच रहा होता है आंटांग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, एलिगेंट है और काइंड हार्टेड भी है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। इवन वो बहुत ज्यादा अच्छा खाना भी बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जंग सनाई से शादी कर ली जो कि पावर सीकर है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी कहता है मैं बहुत समय से घर का खाना नहीं खाया हूँ और आंटांग की हाथों का खाना तो लाजवाब है। फिर आंटी कहती है अमन तुम अभी अभी चूजू में आए हो तो रिया तुम्हें यहाँ वहाँ घुमा देगी और तुम दोनों शॉपिंग भी करने जा सके हो। तो अपना एमसी कहता है ठीक है। तो रिया भी कहती है ठीक है। ऐसा कह के वो घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर जाते ही रिया हाथ खड़ी कर देती है। वो कहती है मुझे कुछ काम है भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तो तुम अकेले चले जाना ठीक है, या फिर तुम कोई टैक्सी ले लेना, तुम्हें मेरे साथ का जरूरत नहीं है ना। तो अपना एमसी भी कहता है ऑल राइट। ऐसा कह के वो आगे जाने लगता है, जिस बात से रिया को गुस्सा आता है। वो कहती है तुम तो अपना एमसी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है और वो चलते हुए अपने मन में सोचता है जिस जगह में अभी मैं जा रहा हूँ वो है यानकुई लेक और यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा मात्रा में है। ऐसा कह के वो एक पेड़ के पास आ जाता है और उसके नीचे बैठ जाता है और वो सोचता है मुझे जल्दी से फाउंडेशन एस्टेब्लिश रेलम में पहुंचना होगा। फिर हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन के 8 स्टेजेस होते हैं और वो है क्यूआई कंडेंसर रेलम, सियंटियन, कोर फॉर्मेशन, नासेंट सोल, स्पिरिट सेवरिंग, वॉइड रिटर्निंग, डार्क फ्यूजन और रिट्रीब्यूशन एंडुरिंग। तो वैसे तो क्यूआई कंडेंसर रेलम पहला स्टेज होता है, लेकिन इसमें 3 स्मॉल स्टेजेस है जैसे कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, प्रोफाउंड ओपनिंग और स्पिरिट सी। द फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज ये कल्टीवेशन का फर्स्ट स्टेज होता है और उसके बाद कल्टीवेटर्स घोड़े से भी तेज भाग सके और 100 किलो का वजन भी उठा सके और वो लोग अपने बॉडी का लिमिट को तोड़ देते हैं और अपने अंदर ट्रू एसेंस को कंडेंस करते हैं और वो तब जाके मैजिक करने का कैपेबल होते हैं। तो मैं फाउंडेशन बनाने के लिए कौन सा तरीके का इस्तेमाल करूं? मैंने इन 500 सालों में बहुत ही सारा सीक्रेट टेक्निक्स को गैदर किया है, लगभग 13,726, जिससे कि मैं फाउंडेशन बना सकता हूँ। मैं डिवाइन ट्रिबुलेशन में इसलिए मारा गया क्योंकि मेरा फाउंडेशन स्टेबल नहीं था। ऐसा कह के वो एक बुक को पकड़ता है और कहता है अल्दो फाउंडेशन स्टेबल स्टेज पहला स्टेज होता है कल्टीवेटर्स के लिए, लेकिन यही सबसे जरूरी स्टेज होता है। ऐसा कह के वो द ग्रेट वे ऑफ द वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को निकाल लेता है और कहता है मैं ये वाला करूंगा। इस आर्ट से ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। अब जबकि मैं अर्थ में आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ जहाँ पे की स्पिरिचुअल एनर्जी ना के बराबर है, तो मुझे कुछ मेडिसिनल मटेरियल पे रिलाई करना पड़ेगा, इवन ट्रेजर पे भी या फिर इवन इविल इन एंड यान एनर्जी पे भी रिलाई करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो कल्टीवेशन शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी को कल्टीवेट करते हुए दिन से रात और रात से दिन हो जाता है। फिर हम देखते हैं जब सूरज सुबह ऊपर आता है तो अपना एमसी अपने मुंह से धुआं निकलता है और उसके बॉडी से पावर सर्ज निकलता है। तो अपना एमसी आंख खोलते हुए कहता है वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट सच में इस दुनिया का सबसे बेस्ट फाउंडेशन बनाने वाला आर्ट है। मैं डायरेक्टली फाउंडेशन एस्टेब्लिश रेलम का इनिशियल स्टेज में पहुंच चुका हूँ। लकीली यहाँ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था और मैंने पूरी रात कल्टीवेट किया, तो मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पावर है। ऐसा कह के वो एक पेड़ पे मुक्का मार देता है और कहता है ये पावर कम्प्लीटली फिजिकल था और ये औसम था। ओ वैसे मुझे भूख लगी है, मुझे याद आया कि मोटल लोगों को खाने की जरूरत है। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो हम देखते हैं उसके सामने 3 लोग आते हैं, एक बुढ़ा और उसका बॉडीगार्ड और एक लड़की। वो बुढ़ा अपने एमसी को देखता है तो अपना एमसी कहता है अरे तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बुढ़ा कहता है हम तो बस यहीं से जा रहे थे और तुमसे मिल गए। फिर अपना एमसी आगे देखा है एक लड़की को और वो अपने मन में सोचा है इसके बॉडी के अंदर तो ट्रू एसेंस है, क्या ये एक इमोर्टल कल्टीवेटर है क्या? नहीं नहीं, इसका बॉडी में तो ट्रू एसेंस बहुत ज्यादा वीक है और उसका कंडेंसेशन तो बहुत ही ज्यादा लूज है। ये तो रियल कल्टीवेटर से हजारों गुना ज्यादा वीक है और इसके पास जो इनर फोर्स है उसका क्वालिटी कल्टीवेटर्स के ट्रू एसेंस पावर से बहुत ही ज्यादा इंफीरियर है। ऐसा सोच के जब अपना एमसी उस लड़की को देख रहा होता है तो लड़की कहती है हे तुम किसको घूर रहे हो? तो अपना एमसी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। तो वो लड़की कहती है हे तुमने अपना सर क्यों हिलाया? तो अपना एमसी कहता है मैं किसी और वजह से अपना सर हिलाया, सॉरी। ऐसा कह के वो आगे जा ही रहा होता है। तो हम देखते हैं अपने एमसी के सामने उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और वो कहता है 1 मिनट रुको यंग मैन। तो अपना एमसी कहता है क्यों बुढ़े आदमी? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ऑब्वियसली तुमने मेरे ग्रैंड डॉटर को देख के ही अपना सर हिलाया था, तो क्या तुम मुझे उसका रीजन बताओगे? तो अपना एमसी कहता है नहीं, इसका तुम्हारे ग्रैंड
डॉटर से कोई लेना देना नहीं। तो वो बात सुन के वो बॉडीगार्ड कहता है थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करो। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है जिस तरह से तुम चल रहे हो उससे जज किया जाए तो मुझे लगता है कि तुम मार्शल आर्ट पढ़ते हो। मैं हूँ वैफू, और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा टीचर कौन है? तो अपना एमसी कहता है क्या वैफू, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि मैं एक डाउ कल्टिवेटर हूँ। तो वो बुढ़ा वो बात सुन के कहता है क्या डाउ कल्टिवेटर, दाव से क्या? तो हम देखते हैं वो लड़की आती है और कहती है तो तुमने अभी मुझे झूठ बोला। तो अपना एमसी हंसने लगता है और वो कहता है मैं बस एक दाव कल्टिवेटर हूँ और क्यूआई कंडेंसेशन टेक्निक्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस उतना ही। मैं फाइट वगैरह नहीं करता और लोगों को नहीं मारता, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, शायद तुमको गलतफहमी हो रही है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है अगर बात ऐसी है तो तुम और मेरे ग्रैंड डॉटर यहाँ पे स्पार करो और एक दूसरे से कुछ सीख लो। तो हम देखते हैं वो लड़की फाइटिंग स्टार्स में आ जाती है और वो कहती है कम ऑन मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊंगी। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे अपना स्किल्स को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है नहीं मैं एक वीक औरत को बुली नहीं करूंगा। तो वो लड़की कहती है हे अगर तुम किसे वीक बोल रहे हो? तो हम देखते हैं अपना एमसी पेट से एकता को निकालता है और अपना पावर उसमें भरता है और उससे उस लड़की की तरफ भेज देता है। तो वो चीज देखे बुढ़ा कहता है बच गए। तो हम देखते हैं अपने एमसी का जो पता वाला अड्डा होता है वो उस लड़की के साइड में जाता है और पेट से टकराता है। तो वो लड़की कहती है आखिर वो क्या था? ऐसा कि वो जब अपने गाल पे हाथ रखी है तो हम देखते हैं उसके गाल से खून निकलने लगता है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है उस पति को, तो वो पता हम देखते हैं पेट पे लगा होता है। तो लड़की कहती है क्या तुम्हें पते से लोगों को हर्ट कर सकते हो? फिर वो देखिए वो बुढ़ा कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने साल बाद भी डिवाइन टेक्निक्स बचे होंगे और आपके जैसे मास्टर के सामने तो मैं और मेरे ग्रैंड डॉटर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या कि वो बुढ़ा अपने मन में सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का एक अननोन मार्शल आर्टिस्ट होगा। फिर हम देखते हैं पीछे वो बॉडीगार्ड अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पहली बार इस तरह का स्किल देखा, ये इतना ज्यादा फास्ट था कि मैं मेरा गन को भी निकाल नहीं पाया, ये तो बहुत ज्यादा हरीबल है। फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है तुमने एक 100 पति के साथ मेरे हेयर को काट दिया और उसको ट्री तक ले गए, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो अपना एमसी कहता है ये बस छोटा सा क्यूआई कंडीशन टेक्निक है, ये कुछ स्पेशल नहीं है। तो उसके दादाजी कहते हैं ये आपके लिए एक छोटा सा टेक्निक हो सकता है सर, लेकिन ये हमारे लिए एक मिरेकलस स्किल है सर। तो हम देखते हैं जब वो बुढ़ा झुका है तो वो लड़की अपने मन में सोचती है इवन ग्रैंडपा भी उसको सर बुला रहे हैं। फिर हम देखते हैं अपना एमसी कहता है तो आप कह रहे हो कि मैं जो कर सकता हूँ वो एक मास्टर कर सकते हैं? तो वो बुढ़ा कहता है हाँ, एक सब्लिमिटी मास्टर मार्शल आर्ट का प्राइम होता है और वो मोटर्स के लिमिट से फार बियॉन्ड होता है और वो इजीली इनर स्ट्रेंथ को रिलीज कर सकते हैं और 10 फीट से ही किसी को मार सकते हैं। वैसे तो आप एक मास्टर हो तो क्या आप इसके बारे में नहीं जानती क्या? ये तो मार्शल आर्ट सर्कल का कॉमन सेंस है। तो वो बात उनकी अपने एमसी अपने मन में सोचता है ओ इनर स्ट्रेंथ। फिर वो कहता है मैं सच में एक दाव कल्टिवेटर हूँ और वो बस क्यूआई कंडेंसेशन टेक्निक्स है और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना है। तो वो बुढ़ा कहता है क्या दाव कल्टिवेटर? ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है क्या वो सच में एक मास्टर नहीं क्या? हमें उसका दिल जीतना ही होगा क्योंकि उसके स्किल एक मास्टर से कम नहीं है और इसके अलावा मेरी पोती भी तो अभी शादी नहीं की है। फिर वो बुढ़ा कहता है अमन ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम मास्टर हो या नहीं, और तुम्हारे एक्सेंट से जज किया जाए तो लगता है कि तुम जो से हो, है ना? तो अपना एमसी कहता है नहीं मैं सिसुई काउंटी से हूँ, मैं वहाँ पे 17 साल तक रहा और यहाँ पे मैं अपने स्कूल जाने के लिए आया हूँ और मेरा नाम है अमन। आप मुझे अमन बिक्सवन भी कह सकते हैं और बिक्सवन मेरा दावेश नेम है जो कि मुझे मेरे टीचर ने दिए हैं। तो वो बात सुन के दादा और पोती अपने मन में सोचने लगती है क्या अमन बिक्सवन और वो भी सिसुई काउंटी का, हमने तो कभी इस नाम के बारे में सुना ही नहीं है। फिर वो बूढ़ा कहते हैं आखिर तुम्हारा मास्टर कहाँ पे अमन, क्या वो तुम्हारे साथ में नहीं आए क्या? फिर अमन कहता है वो इस प्लैनेट में नहीं है। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचने लगा है पता नहीं वो कौन से स्टार में ट्रैवल कर रहे होंगे। अल्दो ह्यूमन एजिंग इलनेस और डेथ को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे कॉमरेड्स थे जिनके साथ मैंने इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेट किया था मैं उनके साथ जल्दी ही मिलूंगा। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा खांसने लगता है। तो वो लड़की आती है और कहती है ग्रैंडपा क्या ठीक हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस बुढ़ापा का असर है। तो अपना एमसी कहता है तुम इनर स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा थका दिए हो, है ना? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा तो आप मेडिसिन के बारे में भी जानते हैं मिस्टर अमन, तो क्या आप मेरे बीमारी के बारे में कुछ जानते हैं? तो हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है मेरे ग्रैंडपा जब यंग थे तो वो वार में गए थे और वो इनर स्ट्रेंथ यूज करने के लिए अपने आप को फोर्स किए, लेकिन वो उसको मास्टर नहीं कर पाए और एज ए रिजल्ट वो इंजर्ड हो गए और ये इंटरनल इंजरी था, इसी वजह से उनको समय पे मदद नहीं मिला, इसी वजह से ये अभी तक ट्रीट नहीं हुआ है। मिस्टर अमन जबकि आप एक डाउ कल्टीवेटर है और आप इंजरीज को देख सकते हैं, तो क्या आप मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हैं क्या? वो बहुत लंबे समय से इससे सफर कर रहे हैं और मॉडर्न मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना एमसी कहता है अरे वो तो वो लड़की कहती है टू बी फ्रैंक जंग वही में हमारे फैमिली का कुछ पावर है, तो अगर आप ग्रैंडपा को क्योर कर देंगे तो हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो अपना एमसी कहता है हाँ ऐसा ठीक करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा जो तुम मुझे यहाँ पे मिले। तो वो लड़की और बॉडीगार्ड कहता है क्या सच में? तो अपना एमसी कहता है ठीक है मैं कुछ प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ और 2 दिनों बाद मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा ट्रीट करने के लिए। तो लड़की कहती है वाओ दैट्स ग्रेट। ऐसा कह के वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर हम देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है हाँ स्टोइक लड़कियां जब हंसती है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कार के अंदर अपना एमसी बैठा होता है और वो सोच रहा होता है ओल्ड मैन वैफू जेंटली बात किया लेकिन वो अपने मिलिट्री पावर को छिपा नहीं सका और वो जब से यंग होगा तो
वो जरूर तब से आर्मी में होगा और शायद इसका पोजीशन भी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। और मैं बचपन से ही सोल्जर्स को एडमायर करता था क्योंकि वो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और वो लोग भी इनर स्ट्रेंथ का प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी मेरी तरह ही है। फिर हम देखते हैं गाड़ी रुकता है और वो सोल्जर कहता है मिस्टर अमन हम पहुंच गए। तो अमन कहता है आपका शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं और 2 दिनों बाद इवनिंग में लेक साइड कम्युनिटी में मुझे लेने के लिए आ जाना। तो वो सोल्जर कहता है देन हम हमारा फोन नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं और आपको जब भी कुछ जरूरत होगा तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। तो अब नैन्सी कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो दोनों फोन नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं और वो सोल्जर वहां से चला जाता है। तो अब नैन्सी सोच रहा होता है मैं मेडिकल स्किल्स नहीं जानता। ऐसा कह के वो टंक्सियन फार्मेसी के अंदर जाता है और उधर से कुछ सामान को ले आता है अपने घर में और वो उनको अपने बैग से उतारता है और एक सर्किल के अंदर बैठ जाता है और वो कहता है लेकिन मुझे बिल रिफाइन करना आता है। ऐसा कह के वो कॉन्सेंट्रेट करता है स्पिरिट कंडेंसिंग फॉर्मेशन के लिए और उसको एक्टिवेट कर लेता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और वो फॉर्मेशन का पावर अपने एमसी के सर में आके लगता है। तो अपने एमसी कहता है स्मॉल स्पिरिट एनहांसिंग पिल कंप्लीट। ऐसा कह के वो पिल्स को बना लेता है और वो अपने मन में सोचता है स्पिरिट एनहांसिंग पिल एक इस तरह का पिल होता है जो की प्राइमोडियल क्यूआई को एनहांस कर देता है और इसको पनासिया भी कहा जाता है और ये इंजर्ड लोग भी ले सकते हैं या फिर वीक लोग भी ले सकते हैं। और जब हमारा फेथफुल कनेक्शन है तो मैं उसे एक और गिफ्ट दूंगा। ऐसा कह के वो पेपर में कुछ लिखने लगता है लेकिन तभी उसके फोन में अनटांग का कॉल आता है। तो वो कहता है हेलो अनटांग। तो उसकी आंटी कहती है हेलो अमन मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। तो अपना एमसी कहता है हाँ बताइए। तो उसकी आंटी कहती है रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती है लेकिन मैं उसके बारे में चिंतित हूँ, तो क्या तुम उसके साथ जा सकते हो क्या। तो अपने एमसी अपने मन में सोचता है शायद वो लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे, शायद वो डिनर करके आ जाएंगे। ऐसा सोच के वो आंटी को कहता है हाँ कोई बात नहीं आंटी मैं चला जाऊंगा। तो आंटी कहती है ग्रेट, तो मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस बता दूंगी, ठीक है। तो अपना एमसी फोन को रख देता है और अपने मन में सोचता है मैं बस ये आंटी के लिए ही कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक जगह पे वो रिया बैठी होती है और उसके साथ 2 और लड़कियां बैठी होती है। रिया कहती है क्या अमन इधर आ रहा है क्या। नहीं नहीं। फिर वो कॉल रख लेती है। तो उसकी दोस्त कहती है आगे क्या चल रहा है, तुम अपने बर्थडे के दिन इस तरह का मुंह क्यों बनाई। तो रिया कहती है मेरी मम्मी अमन को यहाँ पे भेज रही है और मैं उसे पसंद नहीं करती। तो वो लड़की कहती है अच्छा तो वो तुम्हारी मॉम की फ्रेंड का बच्चा है ना, और वो वही लड़का है ना जिससे तुम्हारी मॉम तुम्हारा शादी करवाना चाहती है। तो रिया कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। तो लड़की कहती है अच्छा वो कैसा दिखता है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो रिया उसके माथे पे टच करते हुए कहती है तुम छोटी गोल्ड डिगर, तुम्हें बस हैंडसम और पैसे वाले से ही फर्क पड़ता है ना। तो वो लड़की कहती है अच्छा तो इसमें बुरा क्या है, इस सोसाइटी में जो आदमी हैंडसम नहीं होगा और जो रिच नहीं होगा या फिर जिसका फैमिली पावरफुल नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है। तो हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़की बैठी होती है, वो कहती है रिया मैंग मैंग तुम पे तरस खा रही है लेकिन अगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन सच में अच्छा नहीं होगा तो शादी के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, इवन तुम एक दूसरे से प्यार ही क्यों ना करते हो। फिर हम देखते हैं रिया कहती है नहीं नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, वैसे भी मेरा अभी मूड खराब है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी अमन आ चुका होता है, वो कहता है रिया उधर है। ऐसा क्या कि वो रिया के पास आ जाता है और कहता है रिया। तो रिया कहती है हेलो। तो वहाँ पे वो येलो वाली लड़की कहती है अच्छा तो तुम हो अमन और तुम हमारे कैंपस ब्यूटी के पीछे जाना चाहते हो, तुम्हें पता भी है क्या हमारे स्कूल में कितने ज्यादा लड़के इसके पीछे पड़े हैं, अगर तुम्हें ये हिम्मत किसने दिया। तो वो बात सुन के रिया कहती है मैंग मैंग। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे डिनर के लिए आया हूँ क्योंकि आंट टांग ने मुझे ये कहा था और मैं इसके पीछे जाना नहीं चाहता। तो हम देखते हैं वहाँ पे जो व्हाइट वालों वाली लड़की चाय पी रही होती है, उसको देख के अपना एमसी अपने मन में सोचता है मुझे अभी जिसके ऊपर नजर रखना है वो है अनन्या, ये मेरे प्रीवियस लाइफ में ट्रेजिकली मारी गई थी, आई होप कि मैं उसे इस लाइफ में बचा सकूं। फिर हम देखते हैं जब अपना एमसी अनन्या को देख रहा होता है तो अनन्या कहती है हे अगर तुम मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो क्या। तो अपना एमसी कहता है नहीं नहीं मैं एक फैमिली से फॉर्चून टेलिंग सीखा हूँ और मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, अल्दो मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि तुम एक आर्ट का स्टूडेंट हो और तुम यंजन कॉलेज में जाओगे और फ्यूचर में फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करोगे। तो अनन्या कहती है अगर तुम्हें कैसे पता है कि मैं यंजन कॉलेज में जा रही हूँ फिल्म एंड टेलीविजन के कोर्स करने के लिए। तो हम देखते हैं वो येलो वालों वाली लड़की कहती है तुम IVY हाई स्कूल में एक सेलिब्रिटी हो तो तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता होगा, और तुम लड़की जो कि सिसुई से है तुम इस तरह से लड़कियों का दिल नहीं जीत सकते। फिर हम देखते हैं अपने एमसी के कजन रिया अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगा था कि ये बस फेंक रहा है लेकिन आफ्टर ऑल ये थोड़ा सा ऑनेस्ट है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा कोकी होगा। फिर हम देखते हैं अपना एमसी कहता है तुम्हें बिलीव करना है या फिर नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। फिर हम देखते हैं वो लड़की अनन्या अपने मन में सोच रही होती है लेकिन कल ही मैंने अपने मॉम को मेरे आइडल यूनिवर्सिटी में बताया था और इसके अलावा मैंने किसी और को नहीं बताया था, तो इस लड़के को कैसे पता है। और अभी और 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनके सामने मैं उसके बारे में इससे नहीं पूछ सका। ये लड़का थोड़ा सा ऑड है, ऐसा लगता है कि ये मुझे अपने तरफ खींच रहा है। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन, वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं तो हम देखते हैं येलो वालों वाली लड़की कहती है यंग चो यहाँ पे आ गया है तो चलो पार्टी करना शुरू करते हैं। ऐसा कह के वो उस जगह से बाहर आते हैं और वो येलो वालों वाली लड़की एक रेड हेयर लड़के के पास आके हक कर लेती है और कहती है डार्लिंग। उसको देख के अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है यंग चाओ वो मेरे प्रीवियस लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, जब मैं जो के स्कूल में था तो वो खूबसूरत लड़कियों के सामने मुझे एम्बरेस किया करता था। फिर हम देखते हैं वो रेड हेयर लड़का कहता है मैंग मैंग आखिर ये कौन है। तो हम देखते हैं सभी लोग अपने एमसी की तरफ देखते हैं। फिर मैंग मैंग उसके बॉयफ्रेंड को उसके कानों में बता देती है तो वो लड़का कहता है अच्छा ऐसा है। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता
है एक गाँव वाला लड़का हमारे साथ हैंग आउट करना चाहता है, लेकिन जब इससे मेरे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा तो वो एकदम शॉक हो जाएगा। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है मेरा नाम है यंग चाओ और मेरा फैमिली 5 स्टार होटल चलाती है और तुम कैंपस की खूबसूरत लड़की रिया के पीछे जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड तो होगा ही। ऐसा कह के वो जब अपना हाथ को बढ़ाता है तो अपना एमसी अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में रखते हुए कहता है मेरा नाम है अमन। तो उस हरकत को देख के वो लड़का कहता है हाँ तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत नर्व्स है ना, चलो देखते हैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ स्कूल में क्या होगा। फिर हम देखा है अनन्या वो सब देख के अपने मन में सोच रही होती है यंग चाओ के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक लड़का इसको ऑफेंड किया था और इसने पूरे बास्केटबॉल टीम को लेके उसको पीट दिया था और उसके पैर को भी तोड़ दिया था। इवन वो लड़का स्कूल छोड़ के भी भाग गया। ऐसा सोच के वो अपने एमसी की तरफ देखती है तो अपने एमसी उसको देख के स्माइल करता है। तो ये शर्माते हुए अपने मन में सोचती है आयरो स्माइल क्यों कर रहा है भाई, क्या वो इडियट है क्या? हाँ वो टोटली एक इडियट है। ऐसा कह के वो अपने चेहरों को घुमा लेती है। फिर हम देखते हैं यंग चाओ कहता है तो चलो हम कैरियोके में जाएंगे, उसके बाद डिनर करने जाएंगे और उसके बाद हम बार स्ट्रीट में जाएंगे और आज रात को कोई भी घर पे नहीं जाने वाला, ठीक है? फिर हम देखते हैं वो येलो वाला वाली लड़की अपने बॉयफ्रेंड से छुपते हुए कहती है मैंने सुना है कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू कैरियोके बार खुला है और उसका किंग हॉल बहुत ज्यादा सुपर कूल है। तो ये बात सुन के वो रेड हेयर लोंडा उस लड़की का पकड़ लेता है और कहता है चलो तो वहाँ पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये प्रोबेबली सुबह होने तक बाहर रहेंगे, इसी वजह से आंटी बहुत ज्यादा चिंतित थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे वाइफ को ट्रीट करने भी जाना है। फिर हम देखते हैं तभी वो लड़का कहता है उप्स हम तो अमन के बारे में भूल ही गए थे, हमारा कार तो फुल हो गया। फिर हम देखते हैं वो अपने अमन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है अच्छा तुम यहाँ से टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? वो बात सुन के अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इसके कार में तो क्लियरली सीट है और ये जानबूझ के मेरे साथ परेशानी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इसे क्या लगता है कि मुझे फाइट करने में डर लग रहा है क्या? फिर हम देखते हैं अनन्या कहती है अमन मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ बैठ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। तो वो बात सुन के रिया कहती है आखिर आप क्या कर रहे हैं माय लेडी? तो येलो वाली लड़की कहती है हमारी लेडी सभी लोगों को फिर से काइंडनेस दिखा रही है। ऑलराइट मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ऐसा कह के वो उधर जाती है पीछे बैठने के लिए और अपना एमसी आगे बैठने के लिए आ जाते हैं और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ऑलराइट वो अपने पास्ट लाइफ की तरह ही काइंड हार्टेड है। फिर हम देखते हैं वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है चलो चलते हैं। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी को भगाते हुए एक बार के सामने ले आता है और हम देखते हैं वहाँ पे बार में वेलकम करने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं। फिर वो लोग बार के अंदर आ जाते हैं और वेटर से कहते हैं मुझे तुम्हारा बिगेस्ट हॉल चाहिए। तो वो वेटर कहता है किंग हॉल को अभी बुक कर लिया गया है और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट गेस्ट है। तो आप क्वीन हॉल के बारे में क्या सोचते हो? वो भी उस तरह का हाई ग्रेड का है, मैं इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो उस रेड हेयर के दोस्त कहने लगते हैं क्या इंपोर्टेंट गेस्ट? क्या हम इंपोर्टेंट नहीं है क्या? हमें किंग हॉल दो, जल्दी करो। क्या तुम हमारे ब्रदर चाओ को डिसअपॉइंट करोगे क्या? हमें किंग हॉल चाहिए, हमें किंग हॉल चाहिए, हमारा ब्रदर चाओ एक किंग है। फिर उन सबकी बात सुन के वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है ऑलराइट मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसा कह के वो अपने मन में सोच रहा होता है डैम ये साले ट्रबल मेकर्स, मुझे कुछ भी हॉल चलेगा जब तक कि वो बड़ा हो। फिर हम देखते हैं उसकी बंदी भी कहने लगती है डार्लिंग। ऐसा कह के वो मासूमियत से उसको देखने लगती है। तो वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है कॉमन मुझे फेवर करो, मेरा फादर भी 5 स्टार होटल चलाते हैं तो मैं भी फ्यूचर में तुम्हें एक फेवर करूंगा। तो वो वेटर कहते हैं वेल मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऑल्सो क्वीन हॉल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो बात सुन के उस रेड हेयर वाले बंदे का दोस्त भड़क जाता है और वो आगे अटा करता है और कहता है फालतू बातें करना बंद करो, जल्दी से बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ पे? फिर रिया मन में सोचती है आखिर ये उसको मारने क्यों गया, क्या ये ट्रबल खड़ा करने वाली जगह लग रही है कि तुम लोगों को? फिर वो कहती है इसके बारे में भूल जाओ, कहीं और चलते हैं। लेकिन उस चिमकांडी को रास नहीं आती, वो कहती है इट्स ओके, अगर कुछ बुरा हुआ तो हम चाओ के फादर को हेल्प के लिए बोल सकते हैं, वो इस शहर में 5 स्टार होटल चलाता है तो वो बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। तो रिया कहती है वेल तो हम देखते हैं अपना एमसी कहता है रिया आंट टंग तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है तो चलो घर पे चलते हैं। तो वो चिमकांडी कहती है अरे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम पार्टी शुरू होने से पहले ही रिया को यहाँ से लेके जाना चाहते हो क्या? तो उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हमारी स्वीट रिया खुद डिसाइड करेगी कि उसको यहाँ पे रहना है कि नहीं। फिर हम देखते हैं रिया अपने मन में सोचती है एक तरफ अमन है और दूसरी तरफ मेरी बेस्टी, मैं किसको चुनूं? ऐसा सोच के वो कहती है वेल जो तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ पे रुकूंगी। और वो पीछे मुड़ के अमन से कहती है तुम घर चले जाओ और मॉम को जाके इस बारे में बता देना। तो ये बात सुन के वो चिमकांडी रिया को एक किस दे देती है और कहती है हाँ यही है मेरी गुड गर्ल। फिर वो कहती है इसका बात सुन लिया ना अमन, तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो अनन्या रिया से कहती है आगे तुम उसको इस तरह से एम्बैरेस क्यों कर रही हो? तो रिया कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं मैंग मैंग और चाओ को अपसेट कर दूंगी। तो वो बात सुन के अपना एमसी अपने मन में सोचती है कितना ज्यादा अनग्रेटफुल लड़की है। हाँ अच्छा कोई तो यहाँ पे आ रहा है, चलो देखते हैं तुम इनके साथ ऐसे डील करते हो। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वहाँ पे टकलू कहता है आगे लॉबी मैनेजर को किसने हिट किया? तो पहले वाला बंदा कहता है मैंने क्या उखाड़ लोगे मेरा? तो उस टकलू के बंदे उस बंदे को उठा लेते हैं और वो टकलू कहता है मेरे साथ आओ, हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। तो पहले वाला बंदा कहता है रुक जाओ, अगर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ? फिर वो रेड हेयर आ जाता है और कहता है हे ड्यूड चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो टकलू कहता है क्या तुम हमारे बॉस के लिए प्रॉब्लम खड़ा करना चाहते हो क्या? वेल चलो मैं तुमको भी उठा लेता हूँ। तो रेड हेयर कहता है फाइन मैं चलता हूँ तुम्हारे बॉस को मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले इसको छोड़ दो, ठीक है? फिर उसको छोड़ दिया जाता है और वो लोग आगे चलते हैं। तो वो येलो वाला कहता है ब्रदर चाओ आखिर हम क्या करें अभी, क्या हम घर पे कॉल करें क्या? तो ब्रदर चाओ कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम लोग उनसे बहुत ज्यादा है। फिर रिया कहती है आखिर हम अभी क्या करें? तो वो चिमकांडी कहती है यंग चाओ के फादर बहुत लोगों को जानते हैं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है चलो मैं भी देखता हूँ ये लोग इसे कैसे हैंडल करते हैं।
है। ऐसा कि वो एक रूम के सामने आ जाते हैं। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की बैठी होती है। वो टकलू कहता है उन लोग यहाँ पे आ गए। ब्रदर चाओ कहता है बिग ब्रदर क्या हम आज रात के लिए तुम्हारे किंग हॉल को ले सकते हैं क्या? तो वो गैंगस्टर कहता है वेल आखिर तुम कौन हो? फिर वो लुंडा कहता है मेरा नाम है यांग चाओ और मेरा फादर यान सिंह होटल से यांग फियान, तो क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे? तो वो गैंगस्टर कहते हैं हाँ तुम, इवन तुम्हारे फादर भी जब मुझे देखता है ना तो मुझे हम्बली बिग ब्रदर कह के बुलाता है। तो उस बात से रेड हेयर घबरा जाता है और वो कहता है अगर तुम कौन हो? तो वो गैंगस्टर कहता है मेरा नाम है बबलू डॉन। तो वो बात सुन के लड़कियां अपने मन में सोच रही होती है क्या बबलू डॉन ये तो वही बिग बॉस है ना जो कि सारा ब्लैक एंड व्हाइट काम करता है, इसके पास की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है और एबिलिटी है। फिर बबलू डॉन कहता है ऐसा लगता है कि तुम एक थर्ड ईयर के ग्रुप हो, तो इतना ज्यादा अकड़ किस बात है भाई? ऐसा कह के हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड पहले वाले लौंडे को पेट में लात मार देता है तो वो बंदा पीछे गिर जाता है। बॉडीगार्ड कहता है तुम अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा समझ रहे थे है ना? तो पहले वाला बंदा कहता है नहीं नहीं बड़े भाई मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तो वो बॉडीगार्ड कहता है क्या तुम्हें माफ कर दूं? ओके ठीक है मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर हम देखते हैं ब्रदर चाओ अपने मन में सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छे से एंड नहीं होने वाला, अल्दो ये इस चीज को डिजर्व करता है लेकिन मुझे इसके लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा वरना मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। फिर वो कहता है बबलू डॉन ये सारा हमारी गलती है तो चलो इसको ज्यादा नहीं खींचते। तो बबलू डॉन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हारे फादर के साथ कुछ टाइम खाना खाया है तो मैं उसके लिए फेवर कर ही सकता हूँ। तो ब्रदर चाओ अपने मन में सोचता है एक्सीलेंट। फिर बबलू डॉन कहता है लेकिन इन 3 लड़कियों को मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरे साथ पीना पड़ेगा। ये सुन के तीनों ही घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं रेड हेयर कहता है बबलू डॉन वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकता। तो बबलू डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास को नीचे फेंक देता है और वो कहता है मैंने जो कहा वही करो और फालतू बातें करना बंद करो। तो रेड हेयर के दोस्त घबराने लगते हैं। वो कहते हैं हम जो के बिग बॉस को चैलेंज नहीं कर सकते क्या? हम यहाँ से अभी नहीं जा सकते क्या? वेल हमें डर लग रहा है। फिर हम देखते हैं वो बबलू डॉन की लड़की ग्लास में वाइन डालती है और उसको देते हुए कहती है गर्ल्स बस बबलू डॉन के साथ थोड़ा बहुत पी लो वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं टकलू कहता है जल्दी से डिसाइड करो। तो रेड हेयर की बंदी कहती है नहीं नहीं। तो हम देखते हैं रिया अपने मन में सोच रही होती है ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा बहुत ह्यूमिलेशन को झेलना ही पड़ेगा। वैसे तो मेरा फादर एक रेस्पेक्टेड पर्सन है जो में और वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो शायद इसी वजह से बबलू डॉन मुझे कुछ भी नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे रुकूंगी और बाकी लोगों को यहाँ से भेज दूंगी। ऐसा सोच के वो कहने वाली होती है कि मैं रुकूंगी लेकिन तभी अपना एमसी उस टकले को रोक लेता है और कहता है तुम्हारा नाम बबलू डॉन है ना लेकिन ये लोग मेरे दोस्त है तो मेरे लिए फेवर करो और इन्हें जाने दो। तो रिया कहती है अगर तुम क्या कर रहे हो क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इससे सेटल कर लूंगी, मैं इसके साथ ड्रिंक करूंगी और वो हमें जाने देगा। तो वो बबलू डॉन कहता है वेल आखिर तुम कौन हो बच्चे जो की फेवर मांग रहा है? तो अपना एमसी कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे तुम ऑफेंड नहीं कर सकते। तो इस बात से बबलू डॉन हंसने लगता है और वो कहता है क्या मैं ऑफेंड नहीं कर सकता क्या? जो मैं ऐसा कोई इंसान है भी क्या जिसे मैं ऑफेंड नहीं कर सकता? वेल लड़की तुम्हारे इसी बात की वजह से आज तुम इस दरवाजे से चल के नहीं जाओगे। तो हम देखते हैं रिया कहती है नहीं नहीं चीजें बहुत ज्यादा हाथों से बाहर जा रही है। फिर हम देखते हैं चिमकांडी कहती है रिया आखिर अभी हम क्या करें, अमन तो पक्का मरने वाला है यहाँ पे। फिर बबलू डॉन टकले को कहता है इसके हाथ पैर को तोड़ दो। तो टकला आगे बढ़ता है और कहता है बच्चे तुम ये डिजर्व करते हो। फिर हमें टकलू के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो बबलू डॉन का नंबर 1 फाइटर है और वो मिलिट्री प्रिजन से 10 साल पहले निकला है। वो सो टेम्पर्ड है और वो आर्मी में अपने साथियों को इंजर करने की वजह से जेल गया था लेकिन बबलू डॉन उसको जेल से बाहर लाया और 10 सालों तक इसने बबलू डॉन के लिए काम किया। फिर हम देखते हैं वो टकलू अपने एमसी को मारने के लिए एक मुक्का बनाता है। तो अनन्या कहती है संभल के। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो टकला कहता है मेरा पंच वुडन डोर में भी होल कर सकता है तो तुम इसे कैसे रोकोगे बच्चे? तो अपना एमसी उसको रोक लिया होता है। तो टकलू थोड़ा सा पीछे हट जाता है और मन में सोचता है इवन मैंने इसको मारा फिर भी मुझे हर्ट हो रहा है, क्या ये कोई कुंफू सिखाए क्या? हाँ इसी वजह से ये इतना ज्यादा बोल्ड है। ऐसा कह के वो अपने पीछे से हाथ में लगाने वाला हथियार को निकाल लेता है और कहता है इंटरेस्टिंग चलो लड़के हम इसे सीरियसली लेते हैं। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है अपने एमसी पे अटैक करने के लिए। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है मेरा तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं था लेकिन तुम इतना ज्यादा ब्रूटल हो रहे हो तो मुझे भी रूथलेसनेस होने के लिए ब्लेम मत करना। ऐसा कह के वो उस टकले के पेट में एक लात मार देता है। तो हम देखते हैं जब अपना एमसी का लात उस टकले को लगता है तो उसके मुंह से खून निकल जाता है। तो सब लोग देखे एकदम हैरान, वो टकला आके नीचे गिरता है तो वो बबलू डॉन भी घबरा जाता है और उसके पास वाली लड़की कहती है वाह। फिर बबलू डॉन अपने बंदूक को ऑर्डर देता है सभी लोग जाओ इसको पकड़ लो। तो सभी गुंडे अपने एमसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपना एमसी कहता है ओ मोरन्स तुम मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हो क्या? ऐसा कह के वो भी आगे बढ़ता है और बहुत ज्यादा तेजी से उन सभी को मार के नीचे सुला देता है। तो वो बॉडीगार्ड अपने हाथ पैर को पकड़ के रोने लगते हैं। तो हम देखते हैं वो चिमकांडी अपने मन में सोचती है क्या वो जीत गया, क्या यहाँ पे कोई मूवी का ड्रामा चल रहा है क्या? फिर हम देखते हैं अमन कहता है बबलू डॉन अब बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो अभी? तो बबलू डॉन अपने मन में सोचता है इसने मेरे बहुत सारे आदमियों को इजिली मार दिया, मैं जो में 10 सालों से हूँ लेकिन मैं इस तरह का स्किल्स कभी भी नहीं देखा हूँ, इसका स्किल तो रेयर है। फिर बबलू डॉन कहता है लड़की तुम्हारे पास तो स्किल्स है लेकिन तुम गन के सामने क्या जीत पाओगे क्या? ये मॉडर्न सोसाइटी है और एक्सीलेंट कुंफू स्किल अभी लोगों को नहीं डराती, मैं एक कॉल के साथ तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। तो अपना एमसी उसकी बात सुन के कहता है क्या? ऐसा कह वो अपने मन में सोचता है क्या ये मुझे डरा रहा है क्या? देन मुझे एक मैजिक स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन लोगों को शांति से निपटाना पड़ेगा। फिर अपना एमसी कहता है फर्स्ट इन लोगों को जाने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो बबलू डॉन कहता है डील, मैं तुम्हें रोते हुए देखने के लिए इंतजार
इंतजार नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। तो रिया अनन्या को पकड़ते हुए कहती है, मैं लेडी चलो जल्दी करो यहाँ से चलते हैं। तो अनन्या कहती है, अमन। ऐसा कह के वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो रिया अपने मन में सोचती है, हाँ अच्छा इसीलिए वो इतना ज्यादा हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन फिर भी हर चीज फाइट के साथ सेटल नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं अपने एमसी भी अपने मन में सोच रहा होता है, अभी जबकि रिया और अनन्या यहाँ से जा चुकी है तो सब कुछ ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे अपने मैजिक टेक्निक को इस्तेमाल करूंगा और बाकी बचे हुए लोगों को मार दूंगा। लेकिन तभी अपने एमसी के फोन में कॉल आता है और वो होता है वो सोल्जर का। तो अपने एमसी कॉल उठाता है तो सोल्जर कहता है, हेलो मिस्टर अमन, मैं सियाओ किवाई हूँ और मैं लेक साइड कम्युनिटी के पास आ चुका हूँ। तो अपने एमसी कहता है, हेलो सियाओ किवाई, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं अभी न्यू सिटी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और थोड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो सोल्जर कहता है, क्या कौन सा प्रॉब्लम, आप मुझे बताओ क्या हुआ है। ऑनेस्टली अल्लो मैं मिस्टर वे का बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन जो मैं छोटा मोटा चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। तो अपना एमसी कहता है, हाँ ये बड़ी बात नहीं है, बस मेरे दोस्तों का बबलू डॉन के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है। तो सोल्जर कहता है, क्या बबलू डॉन। तो अपने एमसी कहता है, तो क्या तुम जानते हो उसे। तो सोल्जर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो आप वैसे कहाँ पे हो। रॉयल एंटरटेनमेंट करियोके में, है ना, ठीक है मैं 10 मिनट में वहाँ पे पहुंचता हूँ और बबलू डॉन को कहना कि वो मेरा इंतजार करे। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि वो बबलू डॉन को जानता है, क्या उन लोगों का कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप हो सकता है क्या। यार मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ, क्या मैं इन लोगों को निपटा दूं या फिर सोल्जर का इंतजार करूं। फिर हम देखते हैं बबलू डॉन कहता है, हे क्या तुम मदद के लिए किसी को बुला रहे हो क्या, करो करो कॉल करो, तुम जिसको बुलाना है बुला सकते हो। तो बबलू डॉन की औरत कहती है, सभी लोग आपको जानते हैं बबलू डॉन, तो यहाँ पे आने की कौन ही हिम्मत करेगा। तो अपना एमसी कहता है, वेल मेरे फ्रेंड ने कहा है कि वो 10 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, तो तब तक तुम इंतजार करो। तो बबलू डॉन कहता है, क्या मैं इंतजार करूँ, तुम मुझे इंतजार करने को बोल रहे हो क्या, ठीक है मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा, चलो मैं भी देख लेता हूँ इस जो में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको की मरने का डर नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कुछ समय बीता है, बाहर से आवाज आता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो बाहर बॉडीगार्ड कहने लगते हैं, प्लीज अंदर मत आओ। फिर हम देखते हैं सोल्जर वहाँ पे आ चुका होता है। बबलू डॉन उसको देख के कहता है, ब्रदर क्यों आए, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर सोल्जर आ जाता है और कहता है, मिस्टर अमन क्या आप ठीक हो, क्या इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो अब नैन्सी कहता है, आखिर ये लोग मुझे हर्ट कैसे कर सकते हैं। फिर वो सोल्जर कहता है, राइट इन जैसे 100 लोग भी आ जाए तो आपका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, हाँ मैं इस बात पे यकीन करता हूँ। फिर वो सोल्जर भड़क जाता है और कहता है, बबलू डॉन तुम मिस्टर वे के फ्रेंड को धमका कैसे सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो बबलू डॉन घबराने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या ये मिस्टर वही के फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं सोल्जर कहता है, मिस्टर वही ने खुद इसे लेने के लिए मुझे भेजा है और वो भी उनके सोशल कार में, ताकि वो मिस्टर अमन के साथ डिनर कर सके। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। तो बबलू डॉन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कि वो अपने मन में सोचता है, क्या एक स्पेशल कार आया है गवर्नमेंट की तरफ से और उनका बॉडीगार्ड खुद यहाँ आए हैं इस बच्चे को पिकअप करने के लिए। भाई मैं तो इस बार बुरा फंसा हूँ। फिर हम देखते हैं बबलू डॉन झुक जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर वही के गेस्ट है, मुझे आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। इधर हम देखते हैं वो बबलू डॉन की औरत अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगा कि बबलू डॉन के पास बहुत ज्यादा बड़ा बेकर है, लेकिन उसका बेकर खुद आया है इस लड़के के लिए और ये लड़का मिस्टर वही का फ्रेंड भी है। फिर हम देखते हैं सोल्जर कहता है, मिस्टर अमन आप क्या चाहते हो, हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो अपने एमसी अपने मन में सोचता है, मैं इसको सियाओ किवाई की खातिर छोड़ दूंगा, वैसे भी इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने एमसी कहता है, जबकि तुम इसे जानते हो तो इसके बारे में भूल जाओ। फिर वो साइड में मुड़ता है और कहता है, बबलू डॉन आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं और अगर तुम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। तो बबलू डॉन कहता है, नहीं नहीं। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर कहता है, आप आगे बढ़िए मिस्टर अमन। तो अपने एमसी कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम इधर देखते हैं बबलू डॉन एकदम पसीने से कांप रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, भाई मैं तो अब बुरा फंस गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो मिस्टर वही के घर पे आ चुके होते हैं और वो अंदर आते हैं। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, जंग भाई मिलिट्री सेंटेरियम, अच्छा ये वही तो सच में एक बिग शॉट है। फिर हम देखते हैं सोल्जर कहता है, सर मिस्टर अमन यहाँ पे आ चुके हैं। तो मिस्टर वही कहते हैं, अंदर आ जाओ। तो अपना एमसी और वो सोल्जर अंदर आ जाते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर वही और उनकी पोती होती है और उनकी पोती कहती है, क्या तुम मेरे ग्रैंडफा को ठीक नहीं करने वाले क्या, तुम कोई मेडिकल सप्लाईज क्यों नहीं लाए। तो अपना एमसी कहता है, मैं ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर या फिर थेरेपी मैनिपुलेशन नहीं करता, बल्कि तुम इसे देखो। तो मिस्टर वही कहते हैं, आखिर ये क्या है। फिर हम देखते हैं मिस्टर वही वो चीज ले लेते हैं और वो पढ़ते हैं और वो घबराते हुए कहने लगते हैं, ये तो उनकी पोती कहती है, आखिर ये क्या है ग्रैंडपा, इसमें क्या है। तो मिस्टर वही कहते हैं, मैं कैसे बताऊं। ऐसा कि वो अपने एमसी के सामने झुक जाते हैं और वो कहते हैं, आपके ग्रेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा सर। तो अपना एमसी कहता है, इसके बारे में तुम भूल जाओ और तुम हमारे कंट्री के लिए ये इंजरी पाए हो, तो मैं इसको चुपचाप नहीं देख सकता था और जबकि मैं तुमसे मिल चुका हूँ तो मैं इसे कैसे जाने देता। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपने ग्रैंडपा को उठाते हुए कहती है, ग्रैंडपा आखिर आप ऐसे सडनली सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, प्लीज मिस्टर अमन मेरी पोती को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अपना एमसी कहता है, तुम्हारा ग्रैंडपा का इंजरी का 2 वजह है। पहला वजह तो उन्होंने फोर्स करके इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश किया पर वो नहीं कर पाए और इंजर्ड हो चुके हैं और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, इसी वजह से इनका लंग्स इंजरी अभी तक हील नहीं हुआ है। और दूसरा वजह है इनर स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने जो आर्ट का इस्तेमाल किया है उसके वजह से इनका लंग्स में जो स्लाइटली इंजरी था वो हर समय बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो वो लड़की कहती है, अच्छा इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि मेरे लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो अपना एमसी कहता है, हाँ थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ही ज्यादा कम है भाई, इसी वजह से तुम इतना तक नहीं पहुंची। तो उस लड़की का शक्ल उतर जाता है
है और वो कहती है हाँ मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा सेलो है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कह के वो मुंह फैला लेती है। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं जब मैंने ये आर्ट मेरे फैमिली एल्डर से सीखा था उन्होंने इस बारे में मुझे बताया था, लेकिन इस बात से किसे ही फर्क पड़ता है कि इससे लंग्स इंजरी हो या फिर क्या हो, क्योंकि हमें इनर स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा था। फिर वो अपने पोती से कहते हैं और तुम इसे सीखने के लिए इतना ज्यादा जिद नहीं करती तो मैं सीक्रेट आर्ट को कभी भी तुम्हें नहीं सीखा था क्योंकि ये डिफेक्टिव था, लेकिन अभी जो मिस्टर अमन ने ये बुक दिया है इसमें इसका रिवीजन है और इसके डिफेक्ट का सोल्यूशन भी है। इवन हम इससे हायर लेवल में भी जा सके हैं। तो उनकी पोती कहती है लेकिन आपने तो इसे कभी भी हमारे फैमिली के आर्ट के बारे में नहीं सीखा है तो इसको कैसे पता है इसके बारे में। तो उसके दादाजी कहते हैं हाँ मार्शल आर्ट के ग्रेट मास्टर ऐसे ही होते हैं, वो एक बार देख के ही सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो अपना एमसी कहता है लेकिन भाई मैं तो एक दाव कल्टीवेटर हूँ ना। फिर वो बुढ़ा कहता है आपके जैसे एबिलिटी के साथ आप तो सच में एक ग्रेट मास्टर हो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ पिल्स को निकालता है और कहता है ये है छोटे मोटे स्पिरिट एनहांसिंग पिल और इसमें 10 है और इन लोगों को तुम टाइम पे खा लेना और अपने आर्ट के साथ इसको पेयर करना और उसके बाद तुम कम्प्लीटली ठीक हो जाओगे। अनफॉर्चुनेटली स्पिरिट एनहांसिंग पिल के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये मरे हुए लोग को भी जिंदा कर सके हैं, तो तुम्हारे लंग इंजरी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वो लड़की अपने एमसी के हाथों से वो पिल छुड़ा लेती है और वो कहती है तुम तो यहाँ पे फेंक रहे हो और तुम क्या बोल रहे थे कि ये मुर्दा को भी वापस जिंदा कर सकता है, ये तो सच में एक फेरी टेल की कहानी बना रहे हो तुम। तो अपने एमसी कहता है भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम बिलीव करो या नहीं, उसमें मेरा क्या। तो वो लड़की अपना मुंह फुला लेती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या आप मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता सकें क्या, मैं अपने लोगों को बोल के आपके लिए कलेक्ट करवा दूंगा। तो अपना एमसी कहता है हाँ वैसे भी मेरे अलावा इसको कोई और रिफाइन नहीं कर सकता। ऐसा कह के वो एक ब्रश को निकालता है और पेपर में लिखते हुए अपने मन में सोचता है स्पिरिट एनहांसिंग पिल जैसे पिल्स को रिफाइन करने के लिए एक्सक्लूसिव मेथड की जरूरत पड़ता है जो कि इमोर्टल कल्टीवेशन रेलम का होता है। तो इन जैसे नॉर्मल आदमी अगर ये लोग मिलियन बार भी ट्राई करेंगे तो भी उसको बना नहीं पाएंगे। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी उसको ले लेता है और वो कहता है इंडीड इन मटेरियल्स को तो कलेक्ट करना मेरे वही फैमिली के लिए भी हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तो अपना एमसी कहता है ऑलराइट यहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, तो मैं पूछना चाहूंगा मार्शल आर्ट के रेलम के बारे में। तो वो बूढ़ा कहता है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझे इसके बारे में पूछेंगे, तो प्लीज आगे बढ़िए। फिर सीन्स जब होता है हम देखते हैं गाड़ी का सीन, वहाँ पे अपना एमसी बैठा होता है और वो अपने मन में सोचता है अच्छा ऐसा है। ऐसा कह के वो उस बुढ़े की बात को याद करने लगता है। वो बुढ़ा कहा होता है मार्शल आर्ट का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्ट्री है और लेजेंड्स की माने तो ये क्यूआई रिफाइनिंग टेक्निक के साथ शुरुआत हुआ था। मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। आफ्टर ऑल मुझे मार्शल आर्ट इसलिए आता है क्योंकि मैं ये मेरे फैमिली से इनहेरिट किया हूँ और मैं बाद में इसको रिवाइज किया और अपग्रेड किया। उसके बाद से ही हर तरह का स्ट्रेंथ आर्ट, अटैक और डिफेंस आर्ट भी शुरू हुए। सबसे ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट का प्रोसेसर स्टेज था मिंग डायनेस्टी के अंत का समय और किंग डायनेस्टी का शुरुआत का समय। उस समय बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट दिखाई दिए थे और उसके बाद गन कैनन रोज का दौर शुरू हुआ और उसके बाद मार्शल आर्ट धीरे धीरे गिरता गया और अभी इवन मार्शल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। फिर वो बताता है मार्शल आर्टिस्ट का 3 स्टेजेस होता है, एक है आउटर स्ट्रेंथ, दूसरा है इनर स्ट्रेंथ और तीसरा है सब्लिमिटी। और ज्यादातर प्रैक्टिशनर अभी फर्स्ट स्टेज में है और कुछ ही लोग ही सेकंड स्टेज तक गए हैं। और रही बात सब्लिमिटी मास्टर की, तो वो लोग फायर आर्म से खुद को डिफेंड कर सकते हैं और आपके अलावा मैंने बस एक लौता मास्टर को ऐसा देखा है। फिर अपना एमसी सोचता है ऐसा कहा जाता है कि सब्लिमिटी लेवल से भी और एक ऊपर का लेवल है, लेकिन उसको कोई भी नहीं देखा है और वैसे भी इस चीज का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चाबी मुझे दिया है वो सच में अच्छा है। ऑफकोर्स मैं इसे डिजर्व करता था। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है भाई यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक इमोर्टल सेवरन होने का। फिर सिंस होता है हम देखते हैं मिस्टर वही के घर पे उनकी पोती कहती है ग्रैंडपा आपने उस लोंडे को जो की दिया वो यूनियो विला का एक टॉप लेवल का हाउस का था और इसको जो का रिचेस्ट मैन ने मेरे थर्ड अंकल को दिया था और थर्ड अंकल ने आपको दिया था और वैसे भी उसने तो बस आपका एक इंजरी ठीक किया था, तो क्या सच में उसको वो देना जरूरी था क्या? वो हाउस तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो बुढ़ा उसकी बात सुनता है और एक बुक निकालता है और वो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इस तरह का रिवर्स मार्शल आर्ट टेक्निक ही एकदम प्राइसलेस है। तो वो लड़की कहती है अच्छा ऐसा है। तो मिस्टर वही कहते हैं और उसके अलावा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर कैसे होते हैं। तो वो लड़की कहती है क्या मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर? तो क्या हो गया, क्या वो बुलेट को रेजिस्ट कर सकता है या फिर कैनन को या फिर मिसाइल को रेजिस्ट कर सकता है क्या? तो उसके दादाजी उसके सर पे सहलाते हैं और वो कहते हैं तुम जितना सोचती हो ये उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। मिस्टर अमन वो मिलिट्री लेजेंड ई मेंटेन की तरह ही है, इवन दो वो बहुत ज्यादा यंग है फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साइड में रहे। तो उनकी पोती कहती है क्या ई मेंटेन? ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है अच्छा ऐसा है। तो मिस्टर अमन के किस्मत में ही लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना। फिर सिंस शिफ्ट होता है हम देखते हैं अपने एमसी अपने विला में पहुंच चुका होता है और वो सोल्जर दरवाजा खुलते हुए कहता है आपके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम यूनो विला में नहीं गए बल्कि हम लेक साइड कम्युनिटी में पहुंच चुके हैं। तो अपना एमसी कहता है हाँ बढ़िया, लेकिन तभी उसके फोन में कॉल आता है। तो अपना एमसी कॉल उठाता है और कहता है हेलो। तो हम देखते हैं रिया का कॉल आया होता है। रिया कहती है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। ओ जंग यूमेंग और अनन्या भी वहाँ पे आने वाली है। तो अपना एमसी कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करो। ऐसा कह के वो कॉल काट देता है। तो रिया शर्माते हुए कहने लगी है हाँ हेलो हेलो हेलो, लेकिन रिया का कॉल कट चुका होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर इसने मेरा कॉल क्यों काट दिया, क्या वो शो करना चाहता है क्या? फिर हम
देखते हैं वो लड़की अपने बेड में बैठ जाती है अपने दोनों टांगों को पकड़ते हुए और शर्माते हुए कहती है, लेकिन जब वो उन गुंडों से फाइट कर रहा था तभी वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो एकदम हीरो की तरह लग रहा था। फिर हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन, वहाँ पे अपना एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है और वो उठता है और कहता है, मैं इन 3 दिनों से क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा हूँ और मैं इनिशियल स्टेज के पीक में पहुंच चुका हूँ और मैं जल्दी मिडिल स्टेज में जाने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से उठ जाता है और दरवाजे को खुलता है और बाहर चला जाता है और वो रास्ते में चलते हुए सोचता है, लेकिन मुझे मेरे मॉम के खातिर स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। फिर अपना एमसी पहुंच जाता है आईवी इंटरनेशनल हाई स्कूल। हमें आईवी इंटरनेशनल हाई स्कूल के बारे में बताया जाता है कि वो एक प्राइवेट एक्सक्लूसिव हाई स्कूल है जिसके पास टॉप क्वालिटी के हार्डवेयर, फैकल्टी और फैसिलिटी है और इसका रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ के स्टूडेंट के पास हाई ग्रेड होता है या फिर वो लोग रिच फैमिली से आते हैं। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अंदर आ चुका होता है, वो दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं वहाँ पे सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं अपना एमसी एक लौंडे के पास आ जाता है और उसको देखने लगता है तो वो लौंडा कहता है, हे क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? फिर वो कहता है, अच्छा तुम तो एक लड़का निकले, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मेरे बाजू में बैठने वाली है वो एक खूबसूरत लड़की होगी तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ। फिर तभी क्लास का घंटी बजता है तो अपना एमसी भी वहाँ पे बैठ जाता है। वहाँ पे टीचर आती है और वो कहती है, आज हमारे पास एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, अमन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उठ जाता है और वो कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन। फिर हम देखते हैं अपना एमसी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये तो ऑर्डिनरी लड़का है और ये गरीब है और पावरलेस है और ये तो प्लेन लुकिंग है, बोरिंग, इसके बारे में जानने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखते हैं वो पहले वाला लड़का कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम अमन है लेकिन तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन मैं इस तरह से तुम लड़की कैसे पटा सकते हो, तुम तो कोई एफर्ट भी नहीं कर रही है। नेवर माइंड, मेरा नाम है जंग टेंटू और मेरा निकनेम है नाइट क्लब प्रिंस और जो मैं ऐसा कोई नाइट क्लब नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तो अपने एमसी कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे नाम के बारे में पता है। तो वो लड़का शौक हो जाता है और वो कहता है, क्या? ऐसा कि वो अपने मन में सोच रहा होता है, भाई लगता है अपन भी फेमस हो गया इसलिए सब लोग मुझे जानते हैं। फिर हम देखते हैं वो लौंडा कहता है, हे मेरी बात सुनो। तो अपना एमसी उसको देखे हुए अपने मन में सोच रहा होता है, तुम मेरे डेस्कमेट थे और मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरा बेस्ट बडी थी और जब मैं अपने बुरे वक्त में था तो तुम ही मेरे साथ रहे, लेकिन एक लड़की के लिए तुमने किसी को चाकू मार दिया और तुम्हें 7 साल की सजा हो गई और तुम्हें जेल में डाल दिया गया और हम दोनों भाई बस अपने पूरे जिंदगी में पीते हुए बस दुखी जिंदगी जिए हैं। हम देखते हैं अपना एमसी का पास्ट का सीन। वहाँ पे प्रिंस कहता है, अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिलेगा तो मैं कभी भी उस कुतिया को मेरी लाइफ को खराब करने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, इस लाइफ में मैं मेरे सारे दोस्तों को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं अपना एमसी जब उसको कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है तो प्रिंस कहता है, अगर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो अपना एमसी कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। तो प्रिंस कहता है, ऑलराइट, तो मैं तुम्हें अपना रियल एबिलिटी दिखाऊंगा। फिर वो कहता है, हमारे क्लास की लड़कियां इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है हमारा क्लास का प्रेसिडेंट जेंगवेन और वो कैंपस इवनिंग का होस्ट होने वाली है और रिया और अनन्या ही बस 2 उनसे ज्यादा खूबसूरत है। और भाई अनन्या के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, वो तो माइनर मॉडल की तरह है, इवन वो टीवी सीरीज में सपोर्टिंग रोल भी करती है और वो अपने साल भर के कमाई से एक BMW भी ले सकी है। इसका मतलब है कि वो चाइना के स्टूडेंट में 99% से ऊपर की है। तो अपने एमसी मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पिछले लाइफ में वो मेरी लवर बनते बनते रह गई तो तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे? फिर हम देखते हैं प्रिंस कहता है, और गाँव के बारे में तुम सोचना भी मत, वो मुझे भी पसंद नहीं करती तो तुम्हें क्या ही पसंद करेगी? तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, तुम अभी भी नहीं बदले, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंस सभी लोगों की डाटा लेके बैठा होता है। भाई वो सब इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है अपने एमसी को कि वो लड़की वो है, वो लड़की वो है, वो लड़की सिया है। तो अपने एमसी कहता है, वेल। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लौंडा आता है तो प्रिंस कहता है कि हमारे हेड टीचर के फेवरेट स्टूडेंट है और वो एक बार नेशनल ओलंपिक मैच में प्राइज भी जीता है और वो हमारे होल स्कूल के लिए एक ट्रेजर के बराबर है। फिर हम देखते हैं टीचर कहती है, सिंह क्या, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे लड़कियां बात करने लगती है, सिंह क्या, वो तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। भाई वो K-pop आइडल से भी बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। अरे यार कितना ज्यादा हैंडसम है, मैं तो इसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी। वो सब देखे अपना एमसी का दोस्त प्रिंस को गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि स्कूल के बास्केटबॉल टीम में काम करता है और सभी खूबसूरत लड़कियां इसके पीछे पड़ी है और यंग चाओ के पीछे पड़ी है, लेकिन भाई मुझे तो अनन्या बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो अपना एमसी कहता है, रियली? तो प्रिंस कहता है, अगर तुम सी यंगचा के बारे में क्या सोचते हो? तो अपना एमसी कहता है, अच्छा मैं उसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं सोचता। अच्छा क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में सभी लौंडे इससे जलते थे क्योंकि ये हैंडसम हुआ करता था, लेकिन ये मेरे नजर में कुछ भी नहीं था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं था। फिर प्रिंस कहता है, मैं तो सच में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उससे थोड़ा पसंद नहीं करता, लेकिन वो सच में औसम है। फिर हम देखते हैं क्लास की छुट्टी हो जाती है तो वहाँ पे पर्पल हेयर वाली लड़की आती है और वो कहती है, लंच ब्रेक में हमारा बास्केटबॉल का ट्रेनिंग गेम होने वाला है, तो अमन और प्रिंस तुम दोनों हेल्प करो पानी लाने के लिए। तो हम देखते हैं प्रिंस उसको कुछ कह रहा होता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं सुनती। तो प्रिंस कहता है, तुम हमें कुत्तों की तरह ऑर्डर दे रही हो और तुम तो बस सिंह सिया के सामने बस शो करना चाहती हो। फिर सीन्स शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बास्केटबॉल के कोर्ट में, वहाँ पे सिंह सिया होता है और यंग चाओ भी होता है। यंग चाओ याद है ना भाई, वो पहले वाला जो रेड हेयर लौंडा था ना, ये वही है। फिर हम देखते हैं क्राउड वहाँ पे चीयर करने लगती है तो अपना एमसी कहता है, सो
क्रेजी। तो प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स जब लोग मुझे उनसे कंपेयर करते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग फील होता है, और वो इवन चंगवेन को इग्नोर भी करता है। और जो तुम लंबा लड़का देख रहे हो ना, वो यंग चाओ है और वो टीम लीडर है, वो ऑसम है ना। और उसके फादर क्यांसिंग होटल के सीईओ है, और किसी ने एक बार उसको ऑफेंड किया था तो पूरा बास्केटबॉल टीम लेके गया था ये बंदा उसके पैरों को तोड़ने के लिए, और वो बंदा डर के मारे स्कूल ही छोड़ दिया। यार काश मुझे उस तरह के फैमिली में पैदा होने का मौका मिलता, क्या मैं भी एक दिन इसकी तरह प्रेस्टिजियस बन सकता हूँ क्या। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो पर्पल लड़की उस लौंडे को इम्प्रेस करने के लिए पानी लाके देती है, तो वो लौंडा पानी पी लेता है। तो वो पर्पल वाली लड़की कहती है आयो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से बाकी प्लेयर्स को भी ड्रिंक दे देना। फिर हम देखते हैं एक बोतल उठाता है और अपने एमसी चाओ को पानी दे देता है। तो चाओ कहता है तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा कह के वो जब आगे देखता है तो वो अपने एमसी को देख के घबरा जाता है, और वो कहता है अमन। तो अपने एमसी कहता है लॉन्ग टाइम नो सी। तो चाओ कहता है हाँ हमें मिले हुए लंबा समय हो गया। फिर हम देखते हैं वो ब्लू वाला लड़का देख के कहता है ये तो प्रिंस और वो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना। तो चाओ उसका हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है क्या तुम उसे जानते हो। तो वो पर्पल वाली लड़की कहती है उसका नाम है अमन, और वो हमारे क्लास का नया लौंडा है, और वो एक गरीब लूजर है, तो तुम जैसा चाहे उसको ऑर्डर दे सकते हो। भाई इस बात से किस किस को गुस्सा आ रहा है वो कमेंट में लिख दो, इसकी माँ का सकीना का। फिर हम देखते हैं चाओ उस लड़की की बात सुन के घबराता है। हम देखते हैं वो बात सुन के अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है चंगवेन। फिर वो लड़की अपने एमसी के पास आ जाती है और वो कहती है आज रात स्कूल में मैच होने वाला है, तो टीम का सारा चीज उनके लिए उठा लेना। तो अपना एमसी कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वो लड़की टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुम नहीं जा रहे। तो अपने एमसी कहते हैं हाँ। ऐसा कह के वो अपने मन में सोच रहा होता है भाई कल मैंने तुम्हें अपने क्लासमेट के तौर पे हेल्प कर दिया, लेकिन रिटर्न में तुमने मेरी ही बुराई किया, तुम्हें क्या लगा कि मैंने वो सब सुना नहीं क्या। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उठ जाता है और वो कहता है हाँ वो स्कूल टीम का मैच है, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके वो बात बोलना, और इस चीज से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो लड़की कहती है क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो क्या। तो अपना एमसी भी कहता है नहीं। तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है मेरा रिच फैमिली है और मैं इस क्लास का मॉनिटर भी हूँ, और मैं तुमसे सुपीरियर हूँ एक प्रिंसेस की तरह, और हैंडसम लौंडे ही मेरा सर को थोड़ा सा झुका सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे प्लेन अनइम्प्रेसिव ट्रांसफर स्टूडेंट तो मेरे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आया कि तुम मेरे बात को मना कर दो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उसको इग्नोर करता है, तो उस लड़की को गुस्सा आता है, वो कहती है तुम, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है अमन क्या तुम हमारे स्कूल टीम को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसा कह के वो गुस्सा करता है। तो हम देखते हैं वो सिंह से पीछे मुड़ के देखता है, तो अपना एमसी कहता है तुम जी सिंह यू हो है ना, और तुम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हो है ना, और स्कूल टीम का सब्स्टिट्यूट भी हो। तो उस बात से उस लौंडे को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम, लेकिन तभी प्रिंस आता है और वो कहता है ब्रदर यू कम ऑन, ये लौंडा अभी नया आया है यहाँ पे, तो इतना ज्यादा सीरियस मत हो। फिर प्रिंस अपने एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है बस ये थोड़ा मोड़ा चीज ही है, तो हम साथ में इसे लेके जाएंगे। तो अपना एमसी कहता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा भाई। तो वो सब्स्टिट्यूट बंदा कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा हिम्मत है बंदे, आखिरी बार तुम्हारे जैसा एक लौंडा आया था और हमने उसका पैर ही तोड़ दिया, और मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे फेस में डर का लुक देखने के लिए। तो अपना एमसी कहता है हाँ भाई तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तो वो सब देखे बाकी लौंडे बात करने लगते हैं हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीम के बंदे बहुत ज्यादा लंबे हैं और स्ट्रॉन्ग है, इवन वो जंगनन प्रोविंस में फाइनल 1 नंबर पे आते हैं, और वो हमारे स्कूल के लिए ऑनर को जीत के लाए थे, इसलिए वो स्कूल में दादागिरी करते हैं और कोई भी उनको ऑफेंड करने का हिम्मत नहीं करता। लेकिन देखो भाई ये ट्रांसफर स्टूडेंट इसके पास तो बहुत ज्यादा हिम्मत आ रही है। तो एक लौंडा कहता है तो क्या हो गया, हम इसी को तो ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो और एक लौंडा कहता है एग्जैक्टली वो अपने एबिलिटी को बिना जाने ही जिस सिंह यू और मॉनिटर चैंग को ऑफेंड कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे टीचर आती है और वो कहती है इस आफ्टरनून में टाइकोंडो क्लास होने वाला है, और अगर तुम वहाँ पे पार्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए क्लोथिंग फीस लगेगा और लेसन फीस भी अलग से लगेगा, और अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो एमसी कहता है बोरिंग, मुझे तो घर जाना है फिर। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लौंडा अपने एमसी को रोक लेता है और वो कहता है हे यहाँ से मत जाओ डूड, अगर तुम टाइकोंडो क्लास अटेंड क्यों नहीं करते। तो अब एमसी कहता है इस चीज से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो लौंडा कहता है क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगा। फिर हम देखते हैं वो पर्पल वाली लड़की कहती है अगर तुम क्लास के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं मिस स्वे को बता दूंगी, उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना, और उसके बाद तो तुम्हारा टर्म असेसमेंट में बुरा हाल होगा। फिर अब नैन्सी कहता है फाइन ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर सिंस हम देखते हैं वहाँ पे टाइकोंडो के क्लास लेने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं अपना ड्रेस को चेंज करते हुए। हम देखते हैं प्रिंस कहता है हमारे स्कूल का टाइकोंडो बहुत ज्यादा फेमस है और हमारे कोच नेशनल गेम में 2nd प्राइज जीते हैं और वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। वेल जीत सिंह तुम्हें इस क्लास में घसीट के लाया है, प्रोबेबली तुम्हें सारे क्लास के सामने बेइज्जती करने के लिए, लेकिन भगवान के लिए तुम मुझसे इग्नोर करना। तो अपने एमसी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पे टीचर आते हैं तो सभी लोग भाव करते हैं। तो वो टीचर कहता है सभी लोग पहले वार्म अप कर लो और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना। इंसिया पहले तुम आके डेमोन्स्ट्रेट करो। फिर हम देखते हैं वो ब्लू वाला लड़का आगे आता है। भाई इसका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा हार्ड है तो इसका नाम हम कबीर दे देते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिंस कहता है कबीर हमारे क्लास का रेड बेल्ट है और ब्लैक बेल्ट के बाद रेड बेल्ट 2nd में आता है और वो डेंजर और आटा को रिप्रेजेंट करता है और इतना ज्यादा सालों का मेहनत के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं जिंगसू और कबीर एक दूसरे से बॉ करते हैं और फाइट करने लगते हैं। इधर वाले लोंडिया एकदम पागल, वाह लोंडे कितने ज्यादा हैंडसम है, इतना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर टीचर कहता है अभी अरेंजमेंट के
के अकॉर्डिंग तुम अपने पेड़ के साथ प्रैक्टिस करना। तो वहाँ पे वो पहले वाला लौंडा टीचर के पास जाता है और वो कहता है टीचर उससे पहले मैं किसी को चैलेंज करना चाहता हूँ। फिर वो अपने एमसी की तरफ देखता है और वो कहता है अमन तुम लंच ब्रेक में बहुत ज्यादा बड़ा हिम्मत दिखा रहे थे, तो अब बताओ क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। फिर हम देखते हैं उसके पास सुन के लौंडे बात करने लगते हैं आगे ये एक व्हाइट बेल्ट को चैलेंज क्यों कर रहा है। तो और एक बंदा कहता है एग्जैक्टली ब्लू बेल्ट वर्सेस व्हाइट बेल्ट, ये तो बिल्कुल भी जम नहीं रहा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट ने इसको गुस्सा दिलाया होगा। फिर टीचर कहता है क्या तुम श्योर हो क्या तुम व्हाइट बेल्ट वाले से चैलेंज करना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों के लेवल के बीच बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, तो उसके पास रिफ्यूज करने का हक है। तो वो पहले वाला लौंडा कहता है लड़की तुम लंच ब्रेक में बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहे थे, तो अब बताओ कि तुम्हारे पास वो हिम्मत है। तो अपना एमसी आगे बढ़ता है और कहता है मुझे टाइकोंडो नहीं आता। तो वो लौंडा कहता है ठीक है तुम्हें जो स्किल का इस्तेमाल करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इधर हम देखें कबीर और वो पर्पल वालों वाली लड़की उस सब देख रहे होते हैं। वो लौंडा फिर से कहता है क्या तुम डर गए। तो अपना एमसी कहता है वेल इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे। तो वो लौंडा कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर से हिम्मत दिखाने की कोशिश भी मत करना। आईवी हाई स्कूल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि तुम्हारे जैसे गवार लोग आ सके। तो अपना एमसी कहता है लेकिन भाई मुझे तो डर लग रहा है कि तुम मेरा एक अटैक भी नहीं झेल सकते। तो उस बात से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या मैं तुम्हारे एक अटैक को नहीं झेल सकता। ऐसा कह के वो हंसने लगता है और सभी को बताता है इस लौंडे ने कहा कि मैं इसके एक अटैक को भी नहीं झेल सकता, ये कितना ज्यादा रिडिकुलस है। तो आगे बढ़ो मुझे दिखाओ फिर मैं तुम्हें पीट दूंगा। ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है और अपने स्किल्स को दिखाता है और वो कहता है क्या तुम अभी देख सकते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा बेटर हूँ। तो अपना एमसी कहता है नहीं भाई तुम तो शो कर रहे हो, ये तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से उस लौंडे को गुस्सा आता है और कबीर को भी गुस्सा आता है और बाकी लौंडे भी भड़क जाते हैं और वो कहते हैं जाओ इसको दिखा दो, लड़की तुम मरने की इच्छा कर रहे हो। हम देखते हैं इस बात से इस लौंडे को जोश हो जाता है और वो अपने एमसी की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और अपने एमसी की तरफ एक लात मारता है, लेकिन अपना एमसी उसको इजीली टॉस कर लेता है और कहता है हाँ। ऐसा कि वो भी अपना पैर को ऊपर उठाता है। तो वो लौंडा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अपना एमसी उसको मारने के मूड में होता है। हम देखते हैं वो लौंडा अपने दोनों हाथों को आगे लाता है रोकने के लिए, लेकिन अपना एमसी उसके ऊपर हमला कर देता है तो वो जमीन पे गिर जाता है एकदम बैंग। भाई इधर अपना प्रिंस देख के शौक हो जाता है हाँ भाई मेरा जीत गया। फिर बाकी लोग कहने लेते हैं जी सिंह तो बहुत ज्यादा वीक है, इवन उस लड़के ने इसे हरा दिया। ऐसा लगता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट बेकार में ही फेंक नहीं रहा था, उसके पास तो सच में स्किल्स है। फिर हम देखते हैं वो पर्पल वाली अपने मन में सोच रही होती है जी सिंह बस मेरे सामने फेंक रहा था, वो तो अमन का एक भी अटैक झेल नहीं पाया, कितना ज्यादा सेमफुल लूजर है। फिर हम देखते हैं कबीर आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो उठा है और वो कहता है हम सभी क्लासमेट्स है, तो तुमने इसे इतना ज्यादा जोर से क्यों मारा। तो अपना एमसी कहता है उसने मुझे प्रोवोक किया था और उसके अटैक के बारे में क्या भाई, वो भी तो मुझे अटैक कर रहा था ना, अगर उसका अटैक मुझे लेता तो मेरे साथ क्या होता। फिर कबीर कहता है जबकि तुम इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हो तो मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो उस बात से वो पर्पल हेयर वाली लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है और वो कहती है कबीर। तो कबीर अपने मन में सोचता है अमन का किक तो सच में अमेजिंग था और ये पावर और ये स्पीड किसी ऑर्डिनरी इंसान का नहीं हो सकता। मैं बचपन से ही ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, अल्दो मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है 10 सालों से, तो शायद मैं इससे नहीं हारूंगा। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेकिन ये बात जान लो अगर मैं फाइट करना शुरू किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। भाई फिर होना क्या था, लौंडिया बौखला जाती है, वो कहने लगती है भाई तुम्हारा किक इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, ये तो बस थोड़ा सा फास्ट था और पावरफुल था, लेकिन हमारे कबीर को देखो इवन ब्लैक बेल्ट मास्टर भी इसको तारीफ करते हैं। हाँ हाँ इसने सही कहा, कबीर को कोई भी रोक नहीं सकता, ये अमन तो बस फेंक रहा है और कबीर ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। इधर हम देखते हैं वो टीचर कहता है वेल जबकि तुम दोनों स्टूडेंट हो तो अगर तुम फाइट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, आई मीन एक दूसरे को ज्यादा चोट मत पहुंचाना, और जब तुम्हें रुक जाना चाहिए तब तुम रुक जाना। ऐसा कि वो स्माइल करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या सो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा बोला था ना इस लौंडे ने, चलो मेरा फेवरेट स्टूडेंट इसको लेसन सिखाएगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो अपना एमसी कहता है आगे बढ़ो, तो उस बात से कबीर को गुस्सा आता है तो कबीर आगे बढ़ता है एक किक मारने के लिए। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कबीर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, वो बियाओ की तरह ही अच्छा है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। भाई इधर हम देखते हैं लड़कियां कबीर को देखे उसके प्यार में एकदम पगला जाती है और वो कहने लगती है कबीर तो बहुत ज्यादा हैंडसम है यार, बहुत ज्यादा ऑसम है। इधर हम टीचर को भी देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है ये है ब्लैक बेल्ट के 4th लेवल का पावर और इस अकेले किक के साथ ही कबीर जीत जाएगा। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी स्माइल करता है और अपने एक हाथ से ही कबीर के पैर को रोक लेता है। तो कबीर अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये इतना ज्यादा ऑसम क्यों है भाई। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उसके पैरों को मोड़ देता है तो कबीर फिर से अटैक करता है अपने एमसी पे, लेकिन अपना एमसी फिर से उसको रोक लेता है। तो कबीर कहता है क्या फिर से रोक लिया, ऐसा कि वो अपने एमसी के ऊपर लातों का बरसात करने लगता है, लेकिन अपना एमसी उसको इजीली रोक रहा होता है। फिर वो पीछे आ जाता है तो अपना एमसी कहता है तुमने इतना ज्यादा बार की कर लिया मेरे ऊपर, तो एक बार मेरा पंच भी खा के देखो। ऐसा कि वो मुक्का बनाता है उसको अटैक करने के लिए। तो टीचर कहते हैं संभल की, तो अपना एमसी आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। तो कबीर अपने दोनों हाथों को आगे करता है, लेकिन अपना एमसी उसके पेट में मुक्का मार लेता है, लेकिन वो मुक्का उसको लगा नहीं होता, बल्कि अपने एमसी के मुक्के के प्रेशर से ही वो बंदा दूर फेंका जाता है और एक पल के लिए वहाँ पे साइलेंस छा जाती है। लेकिन तभी पर्पल हेयर वाली लड़की आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं वो कबीर खास रहा होता है। तो पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है कबीर, तो अपना एमसी कहता है चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए बेहोश रहेगा। तो इस बात से पर्पल हेयर वाली लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अपना एमसी कहता है क्या किसी और को भी मेरे साथ चैलेंज करना है क्या, तो कोई कुछ भी नहीं कहता। तो अपना एमसी कहता है क्या कोई भी नहीं आ रहा क्या, ऑलराइट। फिर वो कहता
कहता है अब तो सभी लोगों ने देख ही लिया कि तुम्हारा स्किल बस शॉप करने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक तुम रियल कुंफू नहीं सीख लेते तब तक तुम अगर 10 साल तक भी प्रैक्टिस कर लो तो भी तुम्हारा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होने वाला। ऐसा कह के अपना एमसी आगे बढ़ता है और प्रिंस के कंधे में हाथ रखता है और कहता है क्या तुम आफ्टरनून टी पीना चाहते हो? तो हम देखते हैं प्रिंस एकदम चौंका हुआ होता है। वो मन में सोच रहा होता है वाह तुम तो सच में बहुत ज्यादा औसम हो, चलो चलते हैं मेरे भाई। फिर प्रिंस मन में सोच रहा होता है अच्छा इसी वजह से इंसिया या फिर कबीर से इसको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग तो इसका एक पंच भी नहीं झेल पाए। फिर हम देखते हैं अपना एमसी आगे बढ़ता है अपने दोस्त के साथ, तो पीछे लोग बात करने लगते हैं वो ट्रांसफर स्टूडेंट अमन तो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन, जब अपना एमसी स्कूल आता है तो सभी लड़कियां अपने एमसी को घेर लेती है और वो कहने लगती है वाह यार ये अमन तो मुझे हैंडसम लगने लगा है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पे कबीर खड़ा होता है और उसके पास बस लौंडे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कबीर वो तो बस एक मैच था, तुम तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे हो, स्पोर्ट्स में, स्टडी में, पियानो में, इवन तुम तो उससे बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो, तो चीयर करो मेरे भाई। फिर हम देखते हैं वहाँ पे चाव आता है और वो कबीर के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है हे मैंने देखा कि तुम इन दिनों अपसेट माइंडेड रह रहे हो। तो कबीर कहता है अरे यार वो कुछ नहीं है। तो एक लौंडा कहता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट देख रहे हो ना, उसने हमारे भाई को टाइकोंडो में हरा दिया और अभी क्लास की लड़कियां उसके पीछे पड़ी है। तो हम देखते हैं वो पर्पल बालों वाली लड़की गुस्सा करते हुए कहती है वो तो एक लूजर है जिसको की फाइट के अलावा कुछ नहीं आता, वो हमारे कबीर से बहुत ज्यादा पीछे है स्कूल लाइफ में और फैमिली बैकग्राउंड में भी, और उसका अपीयरेंस भी इतना कुछ खास नहीं है, वो कबीर से बहुत ज्यादा पीछे है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कबीर गुस्से में कहता है भले ही वो अमन मेरे से फाइटिंग में बेटर हो, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि मैं बाकी चीजों में उससे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। तो वो लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुम उस जैसे से कैसे हार सकते हो, और कल हमारा वेलकम इवनिंग होने वाला है और फाइनल स्टेज तुम्हारा ही है, तुम वहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना और उस लड़के को दिखा देना कि यहाँ का बॉस कौन है। फिर सिंह से पता है हम देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है भाई अमन एक ऐसा लौंडा है जो कि बब्लू डॉन के सामने भी खड़ा हो सका है भाई, लेकिन मैं क्या करूँ अभी, अगर मैं इसको वो सब बता दूंगा तो ये फिर से अपसेट हो जाएगा, तो चलो मैं इसको ये सब नहीं बताऊंगा। फिर सिंह से पता है हम देखते हैं प्रिंस और अपने अमन को। प्रिंस कहता है कल शाम को वेलकम इवनिंग होने वाला है और अनन्या भी वहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। तो अपना एमसी कहता है क्या वेलकम इवनिंग? तो प्रिंस कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये एक मंथ के लिए डिले हो गया था फर्स्ट ईयर के मिलिट्री ट्रेनिंग के वजह से। लेकिन तभी पहले वाला बंदा प्रिंस को धक्का देके आगे बढ़ता है और वो कहता है क्या तुम अभी भी अनन्या को पसंद करते हो क्या? लेकिन वो तो ऑलरेडी कबीर की बन चुकी है। तो ये बात सुन के प्रिंस को बुरा लेता है, वो रोने जैसा शकल बना लेता है। तो अपना एमसी कहता है लेकिन मैंने तो सुना था कि वो बस ऑर्डिनरी फ्रेंड है। तो वो पहले वाला लौंडा कहता है वेल वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम इस बात का श्योर हो? फिर प्रिंस भी भड़क जाता है और वो कहता है एग्जैक्टली वो हमें पसंद क्यों नहीं करेगी, और वैसे भी अमन ने तुम्हें दूसरे दिन पीट दिया था, क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो क्या? तो वो पहले वाला बंदा उनको इग्नोर करके आगे चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेलकम इवनिंग का सीन। वहाँ पे अपना एमसी और अमन आ चुके होते हैं। अमन कहता है जल्दी करो मेरा गॉडेस स्टेज में अभी आने वाली है। फिर हम देखते हैं वो स्टेज पे पर्पल वाली लड़की कहती है चलो वेलकम करते हैं क्लास 2 ग्रेड 3 के अनन्या को, वो सोलो डांस करने वाली है, तो स्वर्ण प्रिंसेस को वेलकम करो। तो लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। लोग वो परफॉर्मेंस देते हुए बात करने लगते हैं कि यहाँ पे तो फिर से ये कबीर आ चुका है, जब भी अनन्या डांस करती है तो कंपनी करने के लिए वो पियानो बजाता है। फिर हम देखते हैं अनन्या डांस कर रही होती है और कबीर पियानो बजा रहा होता है और सभी ऑडियंस चीयर कर रही होती है। फिर जब वो डांस परफॉर्मेंस खत्म होता है तो कबीर अनन्या का हाथ पकड़ता है और दोनों ही स्टेज में सबके सामने झुकते हैं और कहते हैं आपका शुक्रिया। तो सभी लोग बात करने लगते हैं कितने ज्यादा परफेक्ट कपल है, ये लोग तो साथ में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। लेकिन तभी अनन्या कबीर से अपना हाथ छुड़वा लेती है और दोनों ही कोल्ड फेस बनाते हैं। फिर हम देखते हैं इधर अपना प्रिंस भाई, उसके आंखों में देखो तुम, वो कह रहा होता है माय गॉडेस, उसका टेम्परमेंट देखो, वो तो प्रोफेशनल बैलेट डांसर की तरह ही है। लेकिन वो देखो कबीर, वो हमेशा मेरे गॉडेस का एडवांटेज लेता है। फिर अपना एमसी कहता है चलो काफी हो गया, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है मैंने अनन्या का सोलो डांस फिर से देख लिया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन तभी प्रिंस कहता है देखो कैंपस वाले अनन्या हमारी तरफ आ रही है। हम सामने से देखते हैं वहाँ पे कबीर, अनन्या और वो पर्पल हेयर वाली लड़की आ रही होती है एक दूसरे से बात करते हुए। तो प्रिंस को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो कहता है साला हरामी कबीर, वो फिर से अनन्या के पीछे पड़ा है। फिर अपना एमसी कहता है मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन तभी वो पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है हे अमन, तुम इतना जल्दी जा रहे हो क्या, वो भी आज के वेलकम इवनिंग के हीरोज को ग्रेट किए बिना ही? ऐसा कह के वो अपने एमसी के पास आ जाते हैं। तो हम देखते हैं अनन्या अपने एमसी को देखती है और शॉक हो जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है भाई अमन, ऐसा कह के वो आगे दौड़ती है। तो अपना एमसी भी अपने दोनों हाथों को फैलाता है और अनन्या जाके सबके सामने अपने एमसी को हक कर लेती है। फिर उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। तो अनन्या एकदम शर्मा जाती है और अपने दोनों आंखों को ढके हुए कहती है तुम्हें ठीक ठाक देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अपना एमसी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तो अनन्या वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है और कहती है मुझे जाना है। तो अपना एमसी कहता है बाय बाय। इधर हम देखते हैं सभी भीड़ में बात कर रहे होते हैं वाह अनन्या ने अमन को हक किया, देखो देखो वो तो वही ऑर्डिनरी ट्रांसफर स्टूडेंट है ना। तो और कोई कहता है हाँ क्या ऑर्डिनरी भाई, उसने कबीर को हराया है, वो भी सिंगल पंच के साथ। तो और एक बंदा कहता है भाई धीरे धीरे कबीर सुन लेगा। इधर हम देखते हैं कबीर को वो सब सुनाई देता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में। अपना एमसी जब स्कूल आता है तो लोग बात करने लगते हैं
हमने सोचा था कि ये एक बम्किन है, लेकिन वो फाइटिंग में भी अच्छा है और लड़कियों को भी फंसा सकता है अपने चार्म में। इधर हम देखते हैं अपना प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है अमन, मेरे भाई अमन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तो अपना एमसी कहता है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अनन्या और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या तुम बिलीव करोगे? तो प्रिंस कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई तुमने जो कवेरी की कल रात जलाई है ना, वो बहुत ज्यादा मजेदार था। उसका फेस एकदम देखने लायक था, शर्म के मारे उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और वो उस जगह से 10 मिनट तक हिल भी नहीं पाया था। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है भाई वो सब तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी अपने स्कूल में चल रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं अनन्या को कैसे बोल सकता हूँ, आफ्टर ऑल वो मेरा इंतजार कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 3 लौंडे को। उनमें से रेड वाला कहता है अनन्या का उस ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और उसने पब्लिक के सामने उसका हक भी किया है। क्या आप सुन रहे हो प्रेसिडेंट? तो हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा होता है अनन्या जो मिंजुई और कबीर को पसंद नहीं करती तो वो ऑर्डिनरी ट्रांसफर स्टूडेंट को कैसे पसंद कर सकती है? फिर वो कहता है तुम जा सकते हो। तो सामने वाला बंदा कहता है हाँ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कूल के बाहर का सीन। वहाँ पे प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं जो मिंजुई को ये बात बता दूं, वो नेशनल डिफेंस स्टूडेंट है और वो आर्मी में अभी स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। आफ्टर ऑल वो मिलिट्री रीजन के कमांडर का बेटा है और वो अनन्या को बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर सीन से पता है, हम देखें आधे महीने बाद का सीन। अपना एम से अपने घर के छत में बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मेरा कल्टीवेशन फाइनली बोटल नेक में आ गया है और ऐसा लगता है कि मैं आज फाउंडेशन एस्टेब्लिश रेलम के मिडिल स्टेज में आ जाऊंगा। ऐसा क्योंकि वो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है यूजुअली फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज में एक कल्टीवेटर सन एंड मून के एसेंस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मेरा वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर एक बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो कल्टीवेशन में तो वो वॉइड एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और लकीली मैंने अपने लिए भी कुछ छोटे मोटे स्पिरिट एनहांसिंग पिल को बचा लिया था। ऐसा कि वो स्पिरिट एनहांसिंग पिल को खा लेता है और कहता है हाँ ये एग्जैक्टली वही फीलिंग है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी का कपड़ा फट जाता है और वो फाइनली मिडिल स्टेज में पहुंच जाता है और वो सोचता है नेक्स्ट मुझे पिल रिफाइन करने के लिए पैसा कमाना होगा। लेकिन तभी वो नीचे आता है और कहता है क्या कोई मुझे कॉल कर रहा है। फिर वो अननोन नंबर को देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कौन है। ऐसा कह के वो फोन उठाता है और कहता है हेलो। तो सामने वाला कहता है ब्रदर अमन, मैं आपको कल लंच में इनवाइट करना चाहता हूँ और आपको कैसे भी हो आना ही पड़ेगा। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है चलो मैं इसी से पैसे कमाने का तरीका पूछ लूंगा। फिर अपना एमसी कहता है ठीक है। फिर सन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होटल रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे बबलू डॉन और वो टकले बैठे हुए होते हैं। बबलू डॉन कहता है ग्रेट मास्टर अमन आप आ गए। तो टकला कहता है ग्रेट मास्टर अमन। तो अमन कहता है आगे तुम्हें किसने मारा भाई, क्या ये मेरे की वजह से हुआ है क्या? तो वो टकलू हंसने लगा है। तो अब नैन्सी कहता है अच्छा तो तुम एक्चुअली मुझे हेल्प करने के लिए बुलाए हो। तो बबलू डॉन कहता है हाँ मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है और जबकि हम फैमिली है तो मैं आपसे फ्रैंकली बताता हूँ 9 सालों पहले मेरा एक राइफल था जो कि विदेशों में चला गया था, लेकिन वो अभी आ चुका है और मेरे जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तो अपना एमसी कहता है क्या एक गैंग फाइट, लेकिन मैं तो पुलिस नहीं हूँ भाई। तो बबलू डॉन कहता है हम पावर के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं और वो बुढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ से कुंफू सीख लिया है और उसको मेरा पैसा नहीं चाहिए बल्कि उसको मेरा लाइफ चाहिए और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गया है। तो पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तो अपना एमसी कहता है अच्छा तो मेरे कंपैरिजन में उसका स्किल कैसा है। तो बबलू डॉन कहता है अमेजिंग, मैंने उस तरह के मास्टर को कभी भी नहीं देखा, इवन वो आपसे बेटर भी हो सकता है। तो अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्या एक इनर स्ट्रेंथ का फाइटर हो सकता है क्या। फिर बबलू डॉन कहता है उसने मुझे कहा है कि मैं उसको लेक हार्ट आइलैंड में मिलूं और अगर आप मुझे हेल्प करने के लिए आएंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा बड़ा रिवार्ड दूंगा। तो अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझे 100,000 दे सकते हो। तो बबलू डॉन कहता है नहीं 1 मिलियन दूंगा और बाकी बचे मेरे अपोलॉजी के तौर पे रहेंगे। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है अल्दो तुम इतना ज्यादा भी सिंसियर नहीं हो कि तुम मुझे पैसे दे दो, लेकिन फिर भी मैं उस इनर स्ट्रेंथ फाइटर का स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है ठीक है। फिर बबलू डॉन कहता है मास्टर गो अब फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसा कह के वो किसी को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उसने मेरे अकेले को नहीं बुलाया है। फिर बबलू डॉन कहता है ब्रदर अमन ये है गो वही और ये वैसन कुंफू स्कूल के मास्टर गो हैं और जो में ये नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो गो कहता है क्या तुम इस छोटे बच्चे को हायर कर रहे हो क्या, लेकिन क्या वो मारा नहीं जाएगा उसमें। तो बबलू डॉन कहता है मास्टर गो ब्रदर अमन बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो मास्टर गो कहता है हमारा एनिमी बहुत ज्यादा पावरफुल है तो कोई ऑर्डिनरी बच्चा उसके साथ डील नहीं कर सकता। तो बबलू डॉन कहता है अच्छा ऐसा क्यों। तो मास्टर गो वहाँ पे बैठ जाता है और चाय को निकालता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इनर स्ट्रेंथ फाइटर के बारे में सुने हो कि नहीं। तो वो टकलू घबरा जाता है और कहता है क्या इनर स्ट्रेंथ फाइटर। तो मास्टर गो कहता है अगर उसके पास इनर स्ट्रेंथ नहीं होता तो वो सिंगल पंच के साथ तुम्हारे हाथ को कैसे तोड़ सकता था, उसका स्ट्रेंथ ह्यूमन बॉडी का लिमिट से आगे बढ़ चुका है। तो टकला कहता है जब मैं अपना फेस पोजीशन सीख रहा था तब मुझे पता चला था कि 10,000 स्टूडेंट में बस एक ही के पास इनर स्ट्रेंथ होता है और वो लोग बहुत ज्यादा रेयर हैं। तो मास्टर गो कहता है उस तरह का इंसान तुम्हारे गन निकालने से पहले ही तुमको मार देगा। तो बबलू डॉन कहता है क्या बड़ी बात नहीं कर रही क्या। तो वो मास्टर गो टेबल पे हाथ मारता है और कहता है इसे देखो। तो हम देखते हैं वो जब टेबल पे हाथ मारता है तो टेबल का जो ऊपर का लकड़ी होता है वो थोड़ा सा दब चुका होता है। तो बबलू डॉन देखे घबराता है और वो कहता है अच्छा तो
तो ये है इनर स्ट्रेंथ। तो वो टकला अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये अटैक किसी इंसान को लग जाए तो उसको इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ डैमेज होगा। फिर हम देखा अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है भाई ये तो बोरिंग है। जब मैं उस दिन पार्क में अपना फाउंडेशन बना रहा था तब मैंने जो मुक्का मारा था वो भी इससे ज्यादा पावरफुल था। फिर बबलूडॉन कहता है चलो मैं भी देखता हूँ मास्टर गो के मेरे साथ होने से कौन मुझ पे अटैक करता है। फिर वो कहता है लिन बाओ मेरे से 4 साल पहले लड़ा था और वो हार गया था, इसी वजह से वो ये जगह छोड़ के भाग गया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे कुंफू स्किल सीख लिया और यहाँ पे वापस आ चुका है। फिर वो पेपर निकालता है और वो कहता है मास्टर गो ये आपका एडवांस पेमेंट है और काम खत्म होने के बाद और भी पैसे मिलेंगे और मैं आपको मास्टर वही के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। तो मास्टर गो वो चेक ले लेता है और कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो। तो अपने एम से अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा वही फैमिली के साथ जुड़ना ही बड़ी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक लेक के किनारे वो लोग आ चुके होते हैं। मास्टर गो कहता है अमन चाहे तुम फाइटिंग में कितना ही ज्यादा अच्छा हो लेकिन तुम इनर स्ट्रेंथ मास्टर को रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो बबलूडॉन कहता है ब्रदर अमन वेल। तो अपना एमसी कहता है अभी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको प्रोटेक्ट करना और रही बात इनर स्ट्रेंथ पावर की तो वो मेरे लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, वो तो बस फेंक रहे हैं। तो वो मास्टर कहता है लड़के तुम बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट और एरोगेंट हो और अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो मरने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिर हम देखते हैं वो लोग बोट में चढ़ चुके होते हैं और एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं। तभी वहाँ पे एक टकला कहता है ब्रदर बबलू। तो अपना एमसी पीछे से अपने मन में सोच रहा होता है बबलूडॉन ने मल्टीपल फाइटर को हायर करके बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। फिर हम देखते हैं बबलू आगे बढ़ता है और कहता है मास्टर गो आप पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और अपना स्ट्रेंथ और एनर्जी को बिल्ड करिए। तो वो मास्टर कहता है वो यहाँ पे आ रहा है। हम देखते हैं बाहर का सीन, वहाँ पे सभी बॉडीगार्ड हार चुके होते हैं। तो बबलूडॉन कहता है क्या वो यहाँ पे आ रहा है क्या, लेकिन बहुत सारे मेरे आदमी बाहर खड़े थे। लेकिन तभी हम देखते हैं पैरों का आवाज। तो बबलूडॉन कहता है डैम मैंने सच में लिन बाओ को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो अपने एमसी कहता है ओ फाइनली। हम देखते हैं वहाँ पे लिन बाओ आ चुका होता है और वो कहता है अरे मेरे भाई बबलूडॉन क्या तुम अपने पुराने साथी को देखे खुश नहीं हो क्या, मुझे कमेंट में बताओ ये मानो आपको कैसा लगा। इसका 1100 से भी ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो महीनों तक एंटरटेनमेंट बना रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।